हेलो साथियों, मैं जय सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार उन्नति ऑनलाइन में। कैसे हैं आप सभी? शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। तो आज हम लोग गदर सीरीज का सेकंड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। कल हमने आपको पढ़ाया था, आप सभी का बहुत अच्छा प्यार भी मिला कि सर बहुत बढ़िया क्लास थी। कई सारे बच्चों ने कमेंट भी किया, टेलीग्राम पर भी कमेंट किया था कि सर अच्छा क्लास था, पीडीएफ भी बहुत शानदार बनी थी, मैटर बहुत शानदार आया। ठीक है, तो चलिए भाई, इसी शानदार तरीके को और शानदार जानदार बनाते हुए आज क्लास का सेकंड पार्ट शुरू करते हैं। कल हम लोगों ने जहां तक पढ़ लिया था उसके आगे शुरू करने जा रहे हैं भाई। ठीक है, कल जहां तक पढ़ा था उसके आगे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। कल हम लोगों ने पढ़ा था, देखिए पीडीएफ एक ही थी भैया, तो इसलिए थोड़ा सा, हाँ जी, यहां तक पढ़ा था हमने कल। ठीक है ना, ब्रिटिश शासनकाल के प्रमुख कार्य तक हम लोगों ने पढ़ा था। इसका पहला पार्ट पढ़ लिया था। अब सेकेंड पार्ट पढ़ते हैं भैया इसका। ठीक है, सेकेंड पार्ट पढ़ते हैं। क्या कहा गया है इसमें? देखिए कुछ एक्ट दिए गए हैं। पिछली क्लास में मैंने बताया था कि पिछली क्लास में मैंने आपको संविधान का जितना भी पार्ट था, भाग 1 से लेकर के इधर आपका क्या बोलते हैं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वित्त से संबंधित जितनी बातें थी लगभग मैंने कंप्लीट करा दिया था आपको। आइए कुछ आज रेगुलेटिंग एक्ट वगैरह के बारे में पढ़ लेते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट में भैया क्या कहा गया? पहला रेगुलेटिंग एक्ट यहाँ पे दिया गया है इंडियन काउंसिलिंग एक्ट। पहला नहीं, इससे पहले वाले में हो गया है। ठीक है, इससे पहले वाले में कुछ एक्ट हो गए हैं, जैसे आप इधर देखेंगे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 हो गया है, जिसके तहत भारत में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई 1774 में, कलकत्ता में स्थापना की गई थी। और साथ ही साथ बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा इसी एक्ट के तहत। पिट्स इंडिया एक्ट 1874, जिसको सेटलमेंट एक्ट भी कहते हैं। ठीक है ना, इसके तहत ब्रिटिश सरकार ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण बढ़ा दिया। साथ ही साथ ध्यान रखिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल की भी स्थापना की गई, किसके तहत? पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत। चार्टर एक्ट 1833 के तहत क्या क्या हुआ था? इसके तहत कंपनी का व्यापार समाप्त कर दिया गया और उसके साथ जो है एकाधिकार को भी समाप्त कर दिया गया, लेकिन चीन के साथ में व्यापार को बढ़ा दिया गया था। चीन के साथ में चाय के व्यापार को बढ़ा रखा था। साथ ही बच्चे ध्यान रखिएगा, यहाँ पर विधि निर्माण की शक्ति बढ़ा दी गई, किसके? काउंसलिंग की। ठीक ना, गवर्नर की काउंसलिंग की बढ़ा दी गई थी। और एक बात और ध्यान रखना, भारतीयों को सरकारी नौकरियों में अवसर का भी सिद्धांत यहां पर दिया गया, ये भी कार्य शुरू किया गया था। चार्टर एक्ट 1853 के तहत क्या हुआ? सिविल सेवा परीक्षा शुरू की गई। सिविल सेवा परीक्षा शुरू की भारत में। विधायी परिषद का विस्तार किया गया, ये मैंने कल पिछली क्लास में बात किया था। आइए आज वाली क्लास में हम लोग शुरू करते हैं आगे। आगे का क्या कहा गया? इंडियन काउंसलिंग एक्ट 1861। इंडियन काउंसलिंग एक्ट 1861 में बच्चे क्या क्या कार्य किया गया? बच्चे ध्यान समझिएगा। इसके तहत विधायिका में भारतीयों की भागीदारी शुरू की गई। इसमें विधायिका में मतलब आप ये समझिएगा बच्चे, विधायिका का मतलब जो आवाज नहीं, आप लोग ये समझिएगा, जो विधायिका होती थी, विधायिका का मतलब ये था कि जो गवर्नर जनरल थी, गवर्नर, ठीक ना, गवर्नर जनरल, ठीक ना, गवर्नर जनरल की जो परिषद होती थी, इसकी जो परिषद थी, इसी के तहत राज्य विधायिका की स्थापना की गई थी। क्या स्थापना की गई थी? राज्य विधायिका की। जैसे विधानसभा होती है ना, राज्यों में विधानसभा होती है, उस तरीके विधायिका की स्थापना की गई थी। विधायिका, ठीक ना, विधायिका की स्थापना की गई। इस विधायिका में कुछ सदस्य बनाए गए थे, जैसे उस समय 25 सदस्य थे। इन 25 सदस्यों की संख्या को बढ़ा करके कुछ और बढ़ाया गया, लगभग 32 के आसपास किया गया, जिसमें ध्यान रखिए बच्चे भारतीयों की संख्या को बढ़ा दिया गया। मतलब भारतीय सदस्यों को इसमें क्या किया? जुड़ने का प्रयास किया गया। कुल मिलाकर के जो भारतीयों की मांग हो रही थी उस समय कि हमको स्वायत्ता दीजिए, स्वायत्ता दीजिए, उस मांग को दबाते हुए या उसमें थोड़ा सा लॉलीपॉप देते हुए उन्होंने क्या किया? विधायिका में भारतीयों को हिस्सेदारी दे दी। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। अगला बच्चे ध्यान रखिएगा, विधायिका को सीमित अधिकार भी दिए गए थे, कुछ सीमित अधिकार भी दे दिए गए विधायिका को, और विशेषकर इसमें ध्यान नहीं रखना। आगे आते हैं, आगे बच्चे ध्यान रखिएगा, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। ठीक है ना, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909, इसके तहत जो काम हुए वो ध्यान रखिएगा, इससे सवाल बनने वाला है आपका। पहला भैया क्या बना है कि भारतीय परिषद 1909 आया। इसके तहत क्या है? भारतीय परिषद 1909 आया। ठीक है ना, इसके तहत आया मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के तहत भारतीय परिषद अधिनियम 1909 आया, या फिर कह सकते हो कि मार्ले मिंटो सुधार, ये दो लोग थे, एक सचिव थे भारत के और एक क्या थे? गवर्नर जनरल थे। ठीक ना, इन दोनों ने मिलकर, वायसराय थे, दोनों ने मिलकर के भारत परिषद अधिनियम बनाया। उसके बाद अलग निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की, मतलब सेपरेट इलेक्शन की व्यवस्था की, सांप्रदायिक चुनाव की व्यवस्था की। इन्होंने क्या किया? सांप्रदायिक चुनाव की व्यवस्था कर दी इन्होंने। मुस्लिमों को पृथक चुनाव की व्यवस्था कर दी। ठीक है ना, इसे कहते हैं सांप्रदायिक चुनाव। सांप्रदायिक चुनाव, ठीक है ना। यह सवाल कई बार पूछा गया है कि भैया ये बताइए सांप्रदायिक चुनाव किस अधिनियम के तहत लागू हुआ था? मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के तहत। किस अधिनियम के तहत सांप्रदायिक चुनाव शुरू हुए थे? मार्ले मिंटो। किस चुनाव में? सांप्रदायिक चुनाव का मतलब था कि इसमें मुसलमानों को विशेष स्थान पर
चुनाव लड़ने की छूट दे दी गई थी। मतलब जहां पर मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र था वहां से केवल और केवल मुस्लिम ही चुनाव लड़ सकता था, दूसरा चुनाव नहीं लड़ सकता। इसको सांप्रदायिक चुनाव कहते हैं। और जहां पर हिंदू या अन्य बाहुल्य क्षेत्र था, जनसंख्या वाली क्षेत्र थी, वहां से कोई भी चुनाव लड़ सकता था। समझ रहे हैं, ये व्यवस्था की गई थी। अच्छा, अगला बच्चे, इसमें विशेषकर आप लोग ध्यान रखेंगे क्या चीज, पार्लियामेंट सुधार नियम से इसमें ध्यान रखिएगा कि इसमें अलग चुनाव की व्यवस्था की गई, मतलब मुस्लिमों को पृथक चुनाव की व्यवस्था की गई, ठीक है। तथा विधायिका का और विस्तार कर दिया गया। आगे आते बच्चे मांटेगू चेम्सफोर्ड अधिनियम, ठीक ना, मांटेगू चेम्सफोर्ड अधिनियम, ये भारत सरकार अधिनियम 1909 था, 1919 था, ठीक है ना। मतलब इसमें जो मांटेगू थे ये भारत के गवर्नर जनरल थे, चेम्सफोर्ड जो थे ये उस समय क्या थे, वायसराय थे, और भारत सचिव थे मांटेगू, ठीक ना। इन दोनों ने मिल करके क्या बनाया था, ये अधिनियम बनाया, जिसको कहा गया भारत सरकार अधिनियम 1909, ठीक है ना। 1919 कहा गया, 1919 कहा गया। इसमें बच्चों क्या किया, द्वैत शासन की व्यवस्था की गई, प्रांतों के विषयों का बंटवारा कर दिया गया। जो प्रांत थे ना, राज्य जो प्रांत थे, प्रांतों में विषयों का बंटवारा कर दिया गया। एक विषय प्रांतों में विषयों का बंटवारा कैसे किया गया, विषयों का बंटवारा, ठीक है ना, विषयों का बंटवारा, बच्चे ध्यान रखिएगा, विषयों का बंटवारा कैसे किया गया। एक तो भैया क्या रखे, आरक्षित विषय रखे गए, आरक्षित विषय, आरक्षित विषय, सुनो मेरी बात ध्यान से, आरक्षित विषय, और दूसरे हस्तांतरित विषय थे, हस्तांतरित विषय। इनका फर्क क्या था, समझिए ध्यान से। आपने देखा होगा कि भारत में 3 अनुसूचियां हैं, कितनी सूचियां हैं, 3। संविधान के अनुसूची 7 के तहत कितनी अनुसूचियां दी गई हैं, 3 अनुसूचियां दी गई। कौन कौन सी दी गई रखी बच्चे, जरा बताइए आप लोग। संविधान के भाग, वर्तमान में भाग, संविधान के भाग 7 के तहत, किसके तहत, नहीं, अनुसूची 7 के तहत, सॉरी, अनुसूची 7 के तहत बच्चे कितनी सूचियां दे रखी हैं, अनुसूची 7 मैंने भाग लिख दिया, क्या है यार, थोड़ा सा पानी पिलाओ भैया। संविधान के अनुसूची 7 के तहत बच्चे, 7 के तहत कितनी अनुसूचियां दे रखी हैं, हाँ? 3 सूचियां दे रखी हैं। कितनी सूचियां दे रखी हैं, 3 दे रखी हैं। सुनिए मेरी बात ध्यान से, कौन कौन सी आपको पता है, राज्य सूची दे रखा है, संघ सूची दे रखा है, और समवर्ती सूची दे रखा है, समवर्ती सूची दे रखा है, ठीक है भैया, समवर्ती सूची। समवर्ती सूची का विषय कहां से लिया गया, जरा बता दीजिए आप लोग। समवर्ती सूची का विचार कहां से लिया गया है, समवर्ती सूची का विचार कहां से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया बच्चे, कहां से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। समवर्ती सूची का विचार कहां से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, ठीक है भैया, कहां से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया। प्रस्तावना की भाषा भी ली गई, क्या लिया गया, प्रस्तावना की भाषा भी ली गई है। प्रस्तावना की भाषा कहां से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। प्रस्तावना का विचार कहां से लिया गया है, यूएसए से। ये सवाल टपकेंगे, फिर कहोगे सर जी ये तो बताया नहीं गया था, तो बता रहे हैं ना सर जी, सुन लो भी ध्यान से। प्रस्तावना की भाषा कहां से ली गई है, भाषा, प्रस्तावना की भाषा, प्रस्तावना की भाषा। अरे यार सवाल आ गया है, उससे पहले हम चीजें बता दे रहे हैं, आपको क्या दिक्कत है, पढ़ने से मतलब आप सभी को, है ना। तो प्रस्तावना की भाषा कहां से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से। और प्रस्तावना का विचार कहां से लिया गया, प्रस्तावना का विचार, ठीक है ना। अब इस विचार शब्द के स्थान पे कोई शब्द देते घुमा फिरा करके, इसका स्रोत कहां से लिया गया, इसको कहां से शुरुआत किया गया, उद्देश्य, इसका विचार कहां से लाया गया, सब कुछ ध्यान रखना। प्रस्तावना का विचार से संबंधित अगर कोई बात है तो क्या लगाएंगे आप लोग, यूएसए, क्या लगाएंगे बेटा, यूएसए से लिया गया। और भाषा की बात है तो भाषा कहां से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से ली गई, ठीक है ना। और शुरुआत भारतीय प्रस्तावना में शुरुआत कहां से होती है, हम भारत के लोक से शुरू होती है, क्या होती है, हम भारत के लोक से शुरू होती है, ठीक है ना भाई। और भारत में राजनीतिक स्रोत क्या है, राजनीति के पद पाने का स्रोत क्या है, जनता, क्या स्रोत है, जनता। और भारत में सर्वोच्च क्या है, हाय संविधान सर्वोच्च है। न्यायालय भी संविधान के अधीन है, संविधान में कोई प्रावधान हो गया न्यायालय भी हाथ खड़ा कर देगा, दोस्त मैं क्या करूं, उसमें लिखा हुआ है, मैं वही तो पढ़ के जवाब आपको फैसला सुनाऊंगा। समझ रहे हैं, सर्वोच्च क्या है, स्रोत क्या है, राजनीतिक पद का, बड़े से बड़े पद पाने का स्रोत क्या है, जनता। समझ रहे हैं कि नहीं, ध्यान रखिएगा बच्चे, बहुत सही। आगे बढ़ते बच्चे, तो जिस प्रकार यहां हम आपको यह बताना चाहिए, जिस प्रकार अनुसूची 7 में दे रखा बच्चे, यहाँ पे 3 प्रकार की अनुसूचियां दे रखी ना, इसी तरीके यहां भी आरक्षित विषय बनाए गए थे। प्रांतों के लिए क्या बनाए गए थे, आरक्षित विषय, मतलब प्रांतों में विधायिका बना दी गई थी, क्या बना दी गई थी, विधायिका बना दी गई थी। मतलब वहां पे एक राज्यपाल नियुक्त कर दिया जाता था, वो अपना उसकी मंत्रिपरिषद होती थी, वो लोग मिलकर के राज्यों का अपना क्या कर रहे थे, संभाल रहे थे। बाकी जो सारा जो शक्ति थी वो किसके हाथ में थी, अंग्रेजों के हाथ में थी, यानी कि गवर्नर जनरल के हाथ में थी, ठीक है ना।
अब विषय क्या क्या दिए गए भैया, देखो यहां पे कितना बड़ा खेल किया गया। भारतीयों को लॉलीपॉप दिया गया, भारतीयों को हस्तांतरित विषय भारतीयों को दे दिए गए। हस्तांतरित विषय में जैसे अस्पताल दे दिया गया, नाली नर्दवा साफ करने वाला काम दे दिया गया, समझ रहे हैं कि नहीं, सड़क बनवाने का काम दे दिया गया, देख रेख वाले काम दे दिए गए, कर वसूलने वाले काम दे, मतलब कर वसूलने का काम दे दिया गया, बस ये काम दिए गए, ठीक है ना। और जो आरक्षित विषय थे, मतलब जो क्रीमी अपने काम थे, उनको अंग्रेजों ने अपने पास रखा। जैसे सेना, पुलिस, कर लगाना, मतलब कर डिसाइड करना कितना लगेगा कितना घटाया जाएगा, ये किसका काम था, ये लगाना अंग्रेजों का काम था। और वसूल कर लाना किसका काम था, हस्तांतरित विषय का भी काम था, ये समझ रहे हैं ना। तो इस तरीके विदेश काम, व्यापारिक काम, ये सारे काम किसके हाथ में थे, आरक्षित विषय में थे। मतलब उन्होंने अपने बेहतरीन काम रखे। तो मतलब कहने का मतलब यह था कि प्रांत में दो प्रकार का क्या क्या विषयों को बंटवारा, इसे कहते हैं प्रांत में द्विविषयी या द्विव्यवस्था की गई, ठीक ना। और बच्चे ध्यान रखना, इन्होंने द्वैत शासन की व्यवस्था की। द्वैत शासन, द्वैत शासन का मतलब यह था कि इन्होंने एक बनाया राज्य और प्रांत बनाया, और एक क्या बनाया, केंद्र बनाया, ठीक ना, केंद्र बनाया, ध्यान रखिएगा। तो ऐसे व्यवस्था की थी अंग्रेजों ने, ठीक है। अच्छा, इसी के तहत बच्चे क्या हुआ था, प्रांतीय विषयों का बंटवारा हुआ, केंद्रीय एवं प्रांतीय विधायकों का विस्तार किया गया, मताधिकार का अधिकार दिया गया। इसमें लोगों को ही साथ साथ महिलाओं को मताधिकार का अधिकार दिया गया। बच्चे सबसे वेरी इंपॉर्टेंट बात भैया ध्यान रखिएगा, महिलाओं को बच्चे किसका अधिकार दिया गया, मत देने का अधिकार किसके तहत मिला था, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919 के तहत दिया गया। समझ रहे हैं कि नहीं, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919 के तहत दिया गया था भाई, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें, तो विशेष बात इसमें ध्यान है कि केंद्र में द्वैत शासन व्यवस्था की गई। विषयों को बंटवारे की शुरुआत कहां से हुई थी, 1919 के अधिनियम से हुई थी। और महिलाओं को मत देने का अधिकार किसके तहत दिया गया, 1919। अच्छा बच्चे ध्यान रखिए, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड अधिनियम के तहत ही एक और व्यवस्था लागू की गई थी, ठीक ना, रोलेक्ट एक्ट आया था। क्या आया था, रोलेक्ट एक्ट आया था, रोलेक्ट एक्ट आया था, ठीक है बच्चे। इसी के तहत रोलेक्ट एक्ट भी लाया गया था, जिसे काला कानून कहते हैं। वर्तमान में जैसे रासुका है, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, उसी प्रकार रोलेक्ट एक्ट था। इसके तहत इसमें क्या होता था कि शक के आधार पर इसमें किसी को गिरफ्तार कर लिया जाता, मतलब अंग्रेजों को ये लगता था कि 3-4 आदमी खड़े हैं, ये कोई ऐसी बात कर रहे हैं जिससे नुकसान हो सकता है अंग्रेजों का, या एक सिंगल व्यक्ति भी खड़ा है, ये कहीं भी घूम रहा है, उससे नुकसान हो सकता है, तो उसको भी गिरफ्तार कर लेंगे। और इसमें ना अपील, ना दलील, ना वकील, अपील, दलील, वकील, ये तीनों नहीं मिलते थे, और 6 महीने जमानत नहीं होती थी। ऐसा खतरनाक कानून था। और इसके तहत कई सारे बड़े नेताओं को धर लिया गया, तो जिसको लेकर के पंजाब में क्या हुआ, विद्रोह शुरू हो गया, प्रदर्शन शुरू हो गया, ठीक है ना, विद्रोह के प्रदर्शन शुरू हो गया। और उसमें धरा गया था वहां पे सैफुद्दीन किचलू थे, और एक और थे, 2 नेता थे प्रमुख वहां पर कांग्रेस के। इनको जो वहां पर क्या किया, गिरफ्तार कर लिया गया, समझ रहे हैं, गिरफ्तार कर लिया गया। तो पंजाब के लोगों ने क्या किया कि उनको छुड़वाने को लेकर के और नए मतदान, मतलब रणनीति बनाने को लेकर के प्लान किया, कैसे यार एक दूसरे के इकट्ठा हों। और वहां पे धारा 144 लागू कर दी गई थी कि 2 से 3 या 3 से अधिक लोग इकट्ठे भी नहीं हो सकते हैं, समझ रहे हैं, धारा 144 लागू कर दी गई थी। और ये सब रोलेट एक्ट के लिए ही किया जा रहा था, ठीक है ना। इसकी कहानी में समझा रहा हूँ, बताना आप लोग, ठीक है, क्या है, मतलब क्या इस कहानी का आंसर सार निकलने वाला है। तो बच्चे हुआ ये कि लोगों ने क्या किया कि लोहड़ी का बैसाख का जो आता है ना मौसम, उसमें लोग लगवाते हैं, मेला लगता है पंजाब में, ठीक है ना, लोहड़ी बोलते हैं। तो उसका मतलब त्योहार होने वाला था, पर्व होने वाला था। तो सबने प्लान बनाया कि उसमें मेला लगता था वहां पर। तो कहा कि मेले में सब लोग मिलेंगे चल के, और सबको एक संदेश भिजवा दिया कि सब लोग वहीं इकट्ठे होंगे, और उस मेले में भीड़ भाड़ रहेगी, अंग्रेज ज्यादा रहेंगे नहीं, क्योंकि उनको लगा कि पर्व है, और वहीं पे हम लोग मिलकर के रणनीति तैयार करेंगे कि कैसे डॉक्टर साहब वगैरह को छुड़वा, सैफुद्दीन किचलू और जो उनके प्रमुख नेता थे उनको कैसे छुड़वाया जाए, समझ रहे ना। सत्यपाल मलिक थे, ठीक ना, इन सबको कैसे छुड़वाया जाए, इस चीज को लेकर के इन्होंने क्या किया, प्लान किया था, ठीक है भाई। 19 अप्रैल 1919 का समय था। और ध्यान रखिएगा बच्चे, क्या बोलते हैं, अमृतसर के जलियांवाला बाग नाम का स्थान था एक, ठीक है ना, वहां पर उस मतलब क्या नाम है, उस त्योहार के दिन मेला लगा था, उसमें सारे लोग इकट्ठे हुए थे, जितने प्रमुख नेता थे, क्रांतिकारी थे, सब लोग इकट्ठे हुए थे, ठीक ना। जनरल डायर ने उन सब पे गोली चलाने का अधिकार, मतलब आदेश दे दिया, और एक तरफा नरसंहार वहां पे मचा दिया निहत्थे लोगों पर, जिसको कहते हैं जलियांवाला बाग कांड। इसे क्या कहते हैं, जलियांवाला बाग कांड, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, ठीक है ना।
अब इसी को लेकर के भैया तो कभी कभी पूछ लेता है कि जो रोलेक्ट एक्ट आया, मतलब जलियांवाला बाग कांड के पीछे कारण क्या था, तो रोलेक्ट एक्ट ही था। समझ रहे हैं कि नहीं। अब इसको लेकर के कई भारतीय नेताओं ने क्या किया, अपने अपने उपाधि त्याग दी। गांधी जी ने कैसर हिंद की उपाधि त्याग दी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी, है ना। कई सारे नेताओं ने अपनी अपनी उपाधि भी त्याग दी। और बच्चे ध्यान रखिएगा, क्या नाम, रोलेक्ट एक्ट को ही लेकर के जब इसका और खतरनाक प्रभाव पड़े तो भारतीयों ने क्या शुरू कर दिया, असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया। क्या शुरू कर दिया, असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया, असहयोग आंदोलन, ठीक है ना। अगर आपसे पूछ लिया जाए बच्चे, असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था, कब शुरू हुआ था, 1920 में शुरू हुआ था। अगर आपसे पूछ लिया जाए असहयोग आंदोलन का जो क्या नाम है, स्रोत क्या था, मतलब किस कारण से हुआ था, तो आप लोग बताएंगे रोलेक्ट एक्ट के लिए हुआ था, ठीक ना, रोलेक्ट एक्ट के विरोध में किया गया था। ये आप लोग ध्यान रखेंगे भाई, ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें। इतनी बातें थोड़ी कहानी से लेकिन समझना जरूरी भाई, ठीक है ना, कुछ चीजें कहानी से भी समझ लिया करो आप लोग। आगे बढ़ते हैं बेटा, ठीक है। अब आया भैया उसके बाद क्या, भारत सरकार अधिनियम 1935, सबसे इंपॉर्टेंट है भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 ये सबसे इंपॉर्टेंट बच्चे, ठीक है ना, भारत सरकार अधिनियम 1935। अब इसमें क्या हुआ था बच्चे, ध्यान से समझिएगा, इसमें प्रांतीय स्वायत्तता हुई थी। अच्छा, इसकी छोटी सी एक कहानी और पढ़ लीजिएगा, हो सकता है यहां से भी सवाल बन जाए बच्चे आपका, ठीक है ना। 1935 से पहले बच्चे क्या हुआ था, एक कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, ठीक ना, कांग्रेस का अधिवेशन, कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1929 में, ठीक है ना, 1929 में लाहौर अधिवेशन। क्या हुआ था बच्चे, लाहौर अधिवेशन। कौन सा हुआ था, लाहौर अधिवेशन, ठीक है ना, लाहौर अधिवेशन। इस अधिवेशन में बच्चों क्या हुआ था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्वराज का प्रस्ताव पारित करवाया था, ठीक ना, प्रस्ताव पेश कराया था। समझ रहे हैं कि नहीं, प्रस्ताव पेश किया गया था बच्चे, ध्यान रखिएगा, प्रस्ताव पेश किया गया था स्वराज का, ठीक है ना भैया। और बच्चे यहीं पर घोषणा की गई थी कि हम लोग क्या करेंगे, तिरंगा फहराएंगे। आप लोग ध्यान रखिएगा, 31 दिसंबर 1929 को, 31 दिसंबर 1929 को रात के 12 बजे, ठीक ना, रात के 12 बजे, ठीक ना, रावी नदी के तट पर, रावी नदी के तट पर पहली बार तिरंगा फहराया गया था, पहली बार तिरंगा फहराया गया था, ठीक ना, कांग्रेस के द्वारा। बाकी तिरंगा सबसे पहले किसने फहराया था, मैडम भीकाजी कामा ने फहराया था। अगर आपसे पूछ लिया जाए तिरंगा सबसे पहले किसने फहराया था, तो मैडम भीकाजी कामा ने फहराया था। समझ रहे हैं कि नहीं, याद रखिएगा। अरे ये होमगार्ड वाले एकदम ध्यान रखो, सारे मैटर पक्का टपकेंगे, मैडम भीकाजी कामा ने। और 31 दिसंबर 1929 रात 12 बजे रावी नदी तट पर कांग्रेस ने क्या किया, तिरंगा फहराया। और यहीं पर घोषणा की कि हम लोग जो है 26 जनवरी को क्या मनाएंगे भैया, स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, घोषणा की गई कि 26 जनवरी को क्या मनाएंगे, 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, ठीक है ना। अब इसको लेकर के क्या किया गया, स्वतंत्रता तो नहीं मिली, लेकिन हाँ जब स्वतंत्रता मिली तो इस 26 जनवरी का इंतजार किया गया। आपको पता है कि 26 नवंबर को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था 1949 में, लेकिन लागू कब किया गया, 26 जनवरी 1950 को। ये 26 जनवरी का इंतजार किया गया, ठीक है ना, इसी दिन के लिए। ध्यान रखिए बच्चे, ठीक है, तो ये भी बातें भी ध्यान रखिएगा। अच्छा एक बात और ध्यान रखिएगा, 1928 में बच्चों आया था साइमन कमीशन। क्या आया था, साइमन कमीशन आया था। साइमन कमीशन किस लिए आया था, ये जो 1919 का अधिनियम आया था ना, इसकी समीक्षा करने के लिए साइमन कमीशन आया था। और साइमन कमीशन साइमन कमीशन गो बैक का नारा किसने लगाया था, साइमन कमीशन में गो बैक का नारा किसने लगाया था, लाला लाजपत राय ने लगाया था। किसने लगाया था, लाला लाजपत राय ने साइमन गो बैक कमीशन का मतलब लगाया था नारा। साइमन कमीशन क्या था कि एक समिति थी जिसमें लगभग 6 सदस्य थे, और वो सभी के सभी क्या थे, अंग्रेज थे। और समीक्षा करने वो आ रहे हैं किसका, भारतीयों का। भारतीयों में जो लागू किए गए और सारे लोग कौन से, अंग्रेज थे। तो कैसे वो भारतीयों की बात समीक्षा कर पाएंगे, जांच कैसे कर पाएंगे। कहने का मतलब ये है कि यूपी बोर्ड की कॉपियां चेक हो रही हैं और बैठा दिया सारे टीचर, बुला दिया सीबीएसई बोर्ड वाले, तो कैसे कॉपी चेक करेंगे, सब गुड़ कर देंगे, नहीं कर देंगे, है कि नहीं। जो लड़का थोड़ा बहुत लिखे वही वो कहीं है, अंग्रेजी में नहीं लिखे ससुरदास, हिंदी में लिख दी, काट देगा नहीं काट देगा। तो बस वही बात है ना,
अब हिंदी वाला बच्चा कैसे पढ़ाया गया, उसको कैसे समझाया गया, वो उसी भाषा में लिखेगा। हो सकता है उसको हिंदी भाषा में समझाया गया हो, उसने हिंदी भाषा में लिख दिया हो, समझ रहे हैं कि नहीं, और सूरदास अंग्रेजी के चक्कर में काट दिए। वही हाल था साइमन कमीशन का। साइमन कमीशन कैसे समझता बात को, इसका विरोध किया गया। अब इसी विरोध के चक्कर में लाला लाजपत राय को लाठियां बरसा दी गई, उनकी मृत्यु भी हो गई थी 1929 में, समझ रहे हैं कि नहीं। तो उन्होंने एक वाक्य कहा था कि अंग्रेजों, मेरे ऊपर पड़ी एक एक लाठी तुम्हारे ताबूत की कील बनेगी। तो कभी भी कभी ये स्टेटमेंट पूछ लिया जाता है कि ये किसने कहा था कि अंग्रेजों मेरे ऊपर पड़ी एक एक लाठी तुम्हारे ताबूत की कील बनेगी। ये स्टेटमेंट किसका है? लाला लाजपत राय का है। किसका बेटा? लाला लाजपत राय का है। ठीक है, अब यह ध्यान रखिएगा, साइमन गो बैक का नारा भी किसने दिया था? लाला लाजपत राय ने दिया था। कोई दिक्कत इसमें? आगे बढ़े भाई, चलो देखो आगे बढ़ते हैं। तो प्रांतीय स्वायत्ता का विस्तार किया गया भैया। यहां पर क्या किया गया? प्रांतीय स्वायत्ता दी गई, प्रांतों में स्वायत्ता दे दी गई। अब क्या किया अंग्रेजों ने? एक ढिलाई दी, तो उन्होंने जो प्रांत थे ना, प्रांतों में भारतीयों को क्या दे दिया? स्वायत्ता दे दी कि ठीक है, आप अपनी विधानसभा बनाइए, अपना मुख्यमंत्री बनाइए, अपना सरकार चलाइए वहां पर। ऐसी व्यवस्था किसमें की गई थी? 1935 के अधिनियम के तहत की गई थी। ठीक है ना। संघीय ढांचा बनाया गया, मतलब संघीय न्यायालय बनाया गया और संघीय व्यवस्था बनाने का प्लान किया गया कि केंद्र में वो रहेंगे, अंग्रेज रहेंगे, और राज्य में कौन रहेंगे? भारतीय रहेंगे। ऐसी व्यवस्था बनाई गई। ठीक है ना। द्विसदनीय विधायिका का प्रावधान किया गया, केंद्र में द्विसदन व्यवस्था बनाई गई। जैसे वर्तमान में भी आप देखिए संसद में कितने सदन हैं? 2, राज्यसभा और लोकसभा। सेम वैसे ही 2 सदनीय व्यवस्था की गई। सदन का मतलब 2 सदन, और द्वैत व्यवस्था का मतलब, द्वैत शासन का मतलब क्या हो गया? वहां पे 2 तरीके शासन, एक हस्तांतरण और एक आरक्षण शासन, समझ रहे हैं। और द्वैत का द्विसदनात्मक मतलब एक ही सदन में, मतलब एक ही उसमें सरकार में 2 सदन बना दिए जाएं। ठीक है ना, ये कहने का मतलब है। मताधिकार का और विस्तार किया गया, यहाँ पे सभी को मताधिकार का अधिकार दे दिया गया। पहले अधिकार क्या होता था? जिसके पास पूंजी होती थी, कुछ जमीन होता था, उसको अधिकार दिया गया था। लेकिन अब लगभग लोगों को क्या कर दिया गया? अधिकार दे दिया गया था। यह अधिनियम भारतीय संविधान का आधार बना। बच्चे 1935 अधिनियम के तहत ही ध्यान रखिएगा, मतलब 1935 का अधिनियम का प्रभाव सबसे ज्यादा भारतीय संविधान पर पड़ा। 200 से अधिक संविधान के जो अनुच्छेद है वो यहां से लिए गए हैं। अच्छा, आपको पता है 1935 के अधिनियम के तहत ही बच्चे क्या हुआ था? एक संघीय न्यायालय की स्थापना हुई थी, यानी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना इसी के तहत हुई थी। ठीक ना, संघीय न्यायालय की स्थापना हुई थी। अच्छा, एक बात और ध्यान रखिएगा, 1935 अधिनियम के तहत बच्चे आरबीआई की स्थापना की गई थी। किसकी स्थापना की गई थी? आरबीआई की स्थापना की गई थी 1935 के अधिनियम के तहत। और इसी के तहत पहली बार चुनाव भी हुए थे। क्या हुए थे? चुनाव भी हुए थे 1936 में। कब हुए थे बच्चे? 1936 पहली बार चुनाव हुए थे, 1935 अधिनियम के तहत हुए थे। क्लियर है? इतनी मतलब ध्यान रखिएगा। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना मतलब संघीय न्यायालय की स्थापना किसके तहत की गई? 1935 के। आरबीआई की स्थापना 1935 अधिनियम के तहत की गई। ठीक है ना। पहली बार चुनाव कब कराए गए? 1935 अधिनियम के तहत 36 में कराए गए। ठीक है ना। ये कुछ बातें आप लोग ध्यान रखिए 35 के अधिनियम के। आइए बेटा आगे बढ़ते हैं। बाकी आपने इसको पढ़ रखा है, ये सब पीछे पढ़ चुके हो। ठीक है ना। अब इसमें ज्यादा कुछ हमें डिटेल देने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, नहीं समय बहुत हो जाएगा। ठीक है भाई, चलो बेटा आगे देखो। अगला क्वेश्चन कहा गया है कि भारत में रेल सेवा की शुरुआत कब हुई थी? या सभी को पता है भारत में रेल सेवा की शुरुआत कब हुई थी बच्चे? 1853 में हुई थी। कब हुई थी बच्चे? 1853 में हुई थी रेल सेवा की शुरुआत। ठीक है ना। कहां से कहां तक के लिए हुई थी? ठीक ना, पुणे से मुंबई के लिए हुई थी। कहां से हुई थी? पुणे से मुंबई के लिए हुई थी बच्चे। पुणे से मुंबई के लिए चली थी ट्रेन। ठीक है ना। ठीक ना, पुणे से मुंबई के लिए चली। और बच्चे ध्यान रखना, शासनकाल किसका था? शासक कौन था? लॉर्ड डलहौजी था। लॉर्ड डलहौजी था। ठीक ना, लॉर्ड डलहौजी था बच्चे। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। इसी को बच्चे हड़प नीति का जनक कहते हैं। क्या कहते हैं? हड़प नीति का जनक। ओए आवाज नहीं, हड़प नीति का जनक कहते हैं। ठीक ना, हड़प नीति का जनक किसे कहते हैं? लॉर्ड डलहौजी को कहते हैं। पहला हड़प नीति का शिकार राज्य, प्रांत या क्या रियासत, शिकार रियासत। बच्चे पहली रियासत कौन सी शिकार हुई थी? इसका सितारा, सितारा हुई थी। ठीक ना, कौन हुई थी? सितारा। दूसरा जैतूपुर, दूसरा जैतूपुर। ठीक ना, जैतपुर। ठीक है ना, जैतूपुर है, ध्यान रखिएगा। ये 2 विशेष का ध्यान रखिएगा, पहला सितारा थी, दूसरा जैतूपुर। ठीक है ना। अंतिम में कौन हुई थी? अवध हुआ था। अंतिम में कौन हुआ था? अवध हुआ था। अवध भी हड़प नीति का शिकार हुआ था बच्चे। ठीक है ना। झांसी भी हड़प नीति का शिकार हुआ था, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। अरे
हाँ ठीक भाई। ठाणे से मुंबई के लिए चली थी ना, ठाणे से मुंबई के लिए, ठीक है ना, ठाणे से मुंबई के लिए चली थी। बंबई था उस समय, ठीक है ना, बंबई इसको कहते हैं, ध्यान रखिएगा। कोई दिक्कत इसमें भैया? इतनी बातें आप लोग इस क्वेश्चन से याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या कहा गया भैया, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी भैया? सरोजनी नायडू। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन बनी थी? सरोजनी नायडू। सुचेता कृपलानी की बात की भैया, पहली महिला सीएम थी। क्या थी? महिला सीएम, ठीक है ना। पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी। पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी? सुचेता कृपलानी बनी थी। पहली महिला प्रधानमंत्री, पहली महिला पीएम, ठीक है ना, कौन बनी थी? और पहली महिला भारत रत्न पाने वाली, भारत रत्न पाने वाली प्रथम महिला, ठीक है ना, कौन थी? इंदिरा गांधी जी थी, ठीक है ना। कौन थी? इंदिरा गांधी जी। विजय लक्ष्मी पंडित कौन थी? विजय लक्ष्मी पंडित पहली स्वास्थ्य मंत्री बनी थी। क्या बनी थी? स्वास्थ्य मंत्री बनी थी, पहली स्वास्थ्य मंत्री बनी थी, ठीक है, स्वास्थ्य मंत्री विजय लक्ष्मी पंडित। और बच्चे ये जो जाकर के यूएनओ में भी पहली महिला सदस्य बनी थी। चलो आगे बढ़ते हैं भाई, ठीक है ना, इतना क्लियर। नेक्स्ट बढ़ते हैं भैया, आगे देखो, बढ़िया क्वेश्चन है आज, बढ़िया और मैटर मिलने वाला भाई। आगे देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहां हुआ था? देखो भाई, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन बच्चे कहां हुआ था, ये आपको बताना है, ठीक है ना भाई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहां हुआ था, ये आपको बताना भैया, खींच करके बताओ भाई, ठीक है ना। मुंबई में हुआ था, ठीक है ना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन। चलो देखो भाई, अब ओए आवाज नहीं बचा, सुनो। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन बच्चे कहां हुआ था? तो ध्यान रखिएगा, पहला अधिवेशन जो हुआ था भैया वो मुंबई में हुआ था, ठीक है ना, मुंबई में हुआ था। अब ध्यान रखना, सबसे पहली बात करें इसकी स्थापना कब हुई थी। स्थापना बच्चे ध्यान रखिएगा 1885 में हुई थी। कब हुई थी? 1885 में। कब हुई थी? अच्छा, इसकी स्थापना के समय, इसकी स्थापना के समय गवर्नर जनरल कौन था? डफरिन था। कौन था बच्चे? लॉर्ड डफरिन था। गवर्नर जनरल कौन था? गवर्नर लॉर्ड डफरिन था। कौन था भैया? लॉर्ड डफरिन। ये डफरी बजावत रही गए, ठीक है ना। और बाकी इधर क्या हो गया? कांग्रेस की स्थापना हो गई। संस्थापक कौन माना जाता है इसका? संस्थापक एओ ह्यूम, ठीक ना, एओ ह्यूम, ठीक ना, एओ ह्यूम साहब को मानते हैं। पहले अध्यक्ष कौन थे भैया? पहले अध्यक्ष, ठीक ना, पहले अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी। डब्ल्यू.सी. बनर्जी साहब इसके पहले अध्यक्ष बने थे। दूसरे अध्यक्ष कौन थे बच्चे? दूसरे अध्यक्ष इसके कौन थे? दूसरे अध्यक्ष इसके दादा भाई नौरोजी थे। दादा भाई नौरोजी, ठीक है ना, दादा भाई नौरोजी थे, ठीक है ना। और दूसरा अधिवेशन कहां हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। कलकत्ता में दूसरा अधिवेशन हुआ था। ये लिख दो, यहां कर दे रहा हूं, दूसरा अधिवेशन, ठीक है ना, दूसरा अधिवेशन, ठीक है बच्चे। दूसरा अधिवेशन कहां हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। अरे ठीक है बच्ची, कोलकाता लिखा, कलकत्ता बात वही है, कोलकाता कलकत्ता, उस समय कोलकाता ही कहते थे, ठीक है ना। तो दूसरा अधिवेशन बच्चे कहां हुआ था? जिसके अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? दादा भाई नौरोजी बनाए गए थे, ठीक है ना, दादा भाई नौरोजी बनाए गए थे। और बच्चे ध्यान रखिएगा, जो कि ये वाला अधिवेशन कब हुआ था बच्चे? 1986 में हुआ था, सॉरी 1886 में हुआ था, 1886 में हुआ था। अब इसके बाद वाला जो ध्यान रखेंगे आप लोग, विशेषकर कौन सा बच्चे ध्यान रखेंगे? आप लोग ध्यान रखेंगे 1887 वाला। कौन सा ध्यान रखेंगे? 1887 का। 1887 का अधिवेशन जो हुआ था वो कहां हुआ था? मद्रास में हुआ था बच्चे। कहां हुआ था? मद्रास में। जिसके अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? बदरुद्दीन तैयब बनाए गए थे भैया। कौन बनाए गए थे? बदरुद्दीन तैयब साहब बनाए गए थे, ठीक है ना, बदरुद्दीन तैयब बनाए गए थे इसके अध्यक्ष, बदरुद्दीन तैयब बनाए गए थे। और बच्चे ध्यान रखना, पहले मुस्लिम अध्यक्ष भी ये थे, ठीक है ना। मतलब ये बातें इंपॉर्टेंट है कि पूछ लिया जाए कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे बच्चे, तो आप लोग बदरुद्दीन तैयब बताएंगे। कौन बताएंगे? अब आज मैं आपको पूरा कांग्रेस समझाने वाला हूं, ठीक है ना, कांग्रेस के जो इंपॉर्टेंट फैक्ट उनको समझाने वाला हूं, ठीक है। अगली बात करते हैं,
अब इसके बाद सीधा आपको ध्यान रखना है 96 वाला। कौन ध्यान रखना है? 96 वाला 1896 का अधिवेशन। 1896 का अधिवेशन कहां हुआ था? कलकत्ता में हुआ था, ठीक ना। अच्छा सॉरी 89 लिख दिया, 96 कर लीजिए। हाँ 96 बचे, जो कि कहां हुआ था? कलकत्ता में हुआ था भैया। कहां हुआ था? कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था, जिसके अध्यक्ष कौन बनाए गए बच्चे? इसके अध्यक्ष नहीं, सयानी करके कोई थे, सयानी करके थे, इनका नाम था रहमतुल्ला सयानी। क्या नाम था इनका? रहमतुल्ला सयानी। ठीक ना, रहमतुल्ला सयानी, रहमतुल्ला सयानी, ठीक ना, रहमतुल्ला सयानी थे बच्चे। अब इसकी विशेषता क्या थी? इस अधिवेशन की विशेषता क्या थी जिसको मैंने लिखा है? इसकी विशेषता यह थी कि पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। क्या गया था? पहली बार वंदे मातरम गाया गया। पहली बार क्या किया गया? वंदे मातरम गाया गया, ठीक ना, गाया गया। ध्यान रखिएगा। तो आपसे पूछ लिया जाए बच्चे, पहली बार किस कांग्रेस के अधिवेशन में वंदे मातरम गाया गया था बच्चे? तो आप लोग क्या बताएंगे? कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में, जो कि समय क्या था? 1896 का था, जिसके अध्यक्ष कौन थे? रहमतुल्ला सयानी थे। और पहली बार यहाँ क्या गाया गया था इस अधिवेशन में? वंदे मातरम। अच्छा यहीं पे एक सवाल हमें तो है, तो आगे की बात, लेकिन एक सवाल पूछ लूं मैं आपसे कि भैया किस अधिवेशन में जनगण मन गाया गया था पहली बार? किस अधिवेशन में जनगण मन गाया गया था बच्चे? किस अधिवेशन में जनगण मन गाया गया था पहली बार? ये बताइए, जनगण मन का पहली बार कब गाया गया था? तो ध्यान रखिए बच्चे, 1911 का अधिवेशन, 1911 का अधिवेशन, ठीक है ना, अधिवेशन 1911 का अधिवेशन, जो कि कहां हुआ था बच्चे? ये भी कलकत्ता में हुआ था, ठीक है ना। ये भी अधिवेशन कहां हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। ये भी अधिवेशन कहां हुआ था? कलकत्ता में, ठीक है ना। ये भी अधिवेशन कहां हुआ था? कलकत्ता में। पहली बार जनगण मन गाया गया, पहली बार जनगण मन, ठीक ना, जनगण मन गाया गया। मतलब ये हमारा राष्ट्रगान है। क्या बेटा? राष्ट्रगान, जो कि देखो बेटा, तो 1911 में क्या हुआ था? कलकत्ता में पहली बार अधिवेशन में, कलकत्ता के अधिवेशन में क्या हुआ था? जनगण मन गाया गया था। क्या गाया गया था? जनगण मन गाया गया था। अच्छा बेटा एक बात पूछ लिया जाए कि इस 1911 वाले अधिवेशन में, इस 1911 वाले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? भाई सवाल थोड़ा सा गहराई से पूछेगा, तो इसके अध्यक्ष कौन थे? तो बच्चे ध्यान रखिए, विशन नारायण धर थे। कौन थे? विशन नारायण धर थे इसके, विशन नारायण धर, ठीक ना। इसके क्या थे बच्चे? अध्यक्ष थे, ठीक है भाई, इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। वेरी गुड, ठीक है ना, इसको ध्यान रखिएगा। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके हमने कहा ना आज जो है कांग्रेस का अधिवेशन लगभग आपको हम कंप्लीट कराएंगे। अब इसके आगे अगर हम लोग बढ़े तो भैया एक ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा पीछे आना पड़ेगा आपको, 1906 में आना पड़ेगा। कब आना पड़ेगा? 1906 में सूरत अधिवेशन हुआ था। कहां हुआ था? सूरत अधिवेशन हुआ था, ठीक है ना, सूरत में अधिवेशन हुआ था 1906 बच्चे। कहां हुआ था? सूरत अधिवेशन, नहीं सॉरी 6 वाले में नहीं, 6 कलकत्ता में हुआ था बच्चे। कहां हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। 6 वाला अधिवेशन कहां हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। 7 में हुआ था सूरत अधिवेशन। 7 में कहां हुआ था? सूरत अधिवेशन 1907 में। 1907 में हुआ था। कहां पर? 1907 में कहां हुआ था? तो 1907 में हुआ था सूरत में अधिवेशन। कहां हुआ था बच्चे? सूरत में अधिवेशन, सूरत गुजरात में अधिवेशन हुआ था। अब यहां दोनों की विशेषता ध्यान रखिए क्या थी। जो आपका 1906 वाला था भैया, 6 वाला, इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? दादा भाई नौरोजी बनाए गए थे। कौन बनाए गए थे? दादा भाई नौरोजी बनाए गए थे, ठीक है ना, दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी, ठीक है ना, दादा भाई कौन बनाए गए थे? नौरोजी बनाए गए थे, ठीक। अच्छा दूसरी बात क्या थी बच्चे कि इसमें पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। क्या किया गया था? स्वराज शब्द का प्रयोग पहली बार किसमें किया गया था? इसी में, स्वराज शब्द, ठीक ना, स्वराज शब्द, पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। पहली बार ध्यान रखिए कब किया गया था? पहली बार बच्चे, पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किस अधिवेशन में किया गया था? तो ध्यान रखिएगा 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में किया गया, जिसके अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी साहब थे, ठीक है भैया। उसके बाद सूरत अधिवेशन की बात करें तो सूरत अधिवेशन में क्या हुआ था? सूरत अधिवेशन में रास बिहारी बोस बनाए गए थे अध्यक्ष। कौन बनाए गए थे? रास बिहारी बोस बनाए गए थे। रास बिहारी बोस अध्यक्ष बनाए गए थे। रास बिहारी बोस अध्यक्ष बनाए गए थे इसके। अब इसकी विशेषता क्या थी भैया? कांग्रेस में विभाजन हो गया। क्या हो गया? कांग्रेस का विभाजन हो गया बच्चे। क्या हो गया? कांग्रेस का विभाजन, कांग्रेस का विभाजन हो गया, ठीक है ना, कांग्रेस का विभाजन हो गया बच्चे। ध्यान रखिएगा किसका विभाजन हो गया? कांग्रेस का विभाजन हो गया। ध्यान रखिएगा इसमें कांग्रेस का विभाजन हो गया। किस अधिवेशन में हुआ था विभाजन इसका? सूरत अधिवेशन में हुआ। किसमें हुआ था? सूरत अधिवेशन में हुआ था, ठीक है भाई, सूरत अधिवेशन में हुआ था। अच्छा आगे की बात करें बच्चे, ठीक है ना, फिर 11 वाला बता दिया मैंने, 11 आप लोग ध्यान रखिएगा। अब जो इनका पैचअप होगा ना भैया, किसका पैचअप होगा? कांग्रेस का। कांग्रेस का पैचअप होगा 1916 में जाकर के। कब होगा? 1916 के अधिवेशन में होगा।
1916 के अधिवेशन में क्या होगा कि इन दोनों को पैचअप हो जाएगा। अब सीधा 1916 वाला, 11 वाला पढ़ा दिया मैंने आपको, 11 वाला मैंने आपको बता दिया 11 वाले में क्या हुआ था, पहली बार जनगण मन गाया गया था। अब बात करते हैं 1916 की बात करते हैं। 1916 लखनऊ अधिवेशन हुआ था। कहां हुआ था भैया? लखनऊ अधिवेशन हुआ था। इसमें भैया जो अध्यक्ष बनाए गए थे कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार थे। कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार साहब इसके अध्यक्ष बनाए गए थे। अंबिका चरण मजूमदार, अंबिका चरण मजूमदार इसके अध्यक्ष बनाए गए थे, ठीक है ना, अंबिका चरण मजूमदार। इसमें क्या हुआ था भैया, इसको लखनऊ पैक्ट के नाम से भी जानते हैं, लखनऊ पैक्ट के नाम से भी जानते हैं, ठीक ना, लखनऊ पैक्ट के नाम से भी जानते हैं, लखनऊ पैक्ट के नाम से भी जानते हैं, ध्यान रखिएगा, लखनऊ पैक्ट के नाम से भी जानते हैं इस अधिवेशन को। क्यों जानते हैं भैया? सुनो मेरी बात ध्यान से, क्यों जानते हैं इसको लखनऊ पैक्ट के नाम से? क्योंकि यहाँ पे 2-3 मतलब समझौते हुए थे। जैसे पहला समझौता क्या हुआ था? पहला समझौता हुआ कि कांग्रेस का जो नरम दल और गरम दल था ना, इनको एक किया गया, नरम दल और गरम दल को एक किया गया, ठीक है ना। एक फिर क्या किया गया? नरम दल गरम दल, यहां लिख देता हूं, नरम गरम व नरम दल एक हो गए, ठीक है ना। दूसरा बच्चे क्या किया गया था? दूसरा काम क्या किया गया कि यहां पे जो क्या बोलते हैं, यहां पे किया गया था कि जो मुस्लिम लीग थी ना, मुस्लिम लीग और कांग्रेस का पैचअप हो गया इसमें, ठीक है ना। मुस्लिम लीग का क्या हो गया? समझौता हो गया। मुस्लिम लीग व कांग्रेस, ठीक है ना, व कांग्रेस में समझौता, ठीक ना भाई। इसमें क्या हुआ? समझौता हो गया। किसमें? अब मुस्लिम लीग की समझौता कराने में मोहम्मद अली जिन्ना थे, ठीक ना, और कांग्रेस में कराने वाले बाल गंगाधर तिलक थे, ठीक ना। इन लोगों ने क्या अगुवाई की थी और इसको समझौता कराया इस अधिवेशन में, ठीक ना। किसका? कांग्रेस का और मुस्लिम लीग का। गरम दल और नरम दल भी क्या हो गए? एक हो गए लखनऊ अधिवेशन में। तो बच्चे लखनऊ अधिवेशन से इतनी बातें ध्यान रखिएगा आप लोग, ये हर एग्जाम में पूछे जाने सवाल है, विशेषकर होमगार्ड यूपी पुलिस में नहीं है। यहां से लखनऊ कांग्रेस के अधिवेशन से कोई ऐसा एग्जाम नहीं जहां पर सवाल ना पूछा जाए, समझ रहे हैं कि नहीं? इतना इंपॉर्टेंट है भाई। अब थोड़ा सा कारण यह है कि मैं आपको और विस्तार से पढ़ाता हूं, क्रम से पढ़ाता हूं, कुछ बीच में इतिहास भी जोड़ देता हूं उसमें, लेकिन रीजन ये है कि रिवीजन क्लास चल रही, अगर इतिहास जोड़ेंगे तो फिर हम आगे क्वेश्चन नहीं करा पाएंगे, ठीक है ना, खींच करके चलना है। तो इसलिए भैया इतना ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है बच्चे। आगे बढ़े भैया 1916 के बाद 1917 का अधिवेशन। कौन सा बच्चे? 1917 का अधिवेशन, 1917 का अधिवेशन, ठीक है ना। यह अधिवेशन कहां हुआ था? 1917 का अधिवेशन कहां हुआ था बच्चे? ध्यान रखिएगा, 1917 वाला अधिवेशन कहां हुआ था? यह भी कलकत्ता में हुआ था। कहां हुआ भैया? कलकत्ता में हुआ था, ठीक ना। आप देखिए कलकत्ता में ज्यादा अधिवेशन हुए। उत्तर, अगर किसी राज्य में सबसे ज्यादा अधिवेशन हुए तो उत्तर प्रदेश में 9 अधिवेशन हुए। उत्तर प्रदेश में कितने अधिवेशन हुए? 9 अधिवेशन हुए, ठीक है भाई, ध्यान रखिएगा। और कलकत्ता में भी लगभग 8 या 9 के आसपास अधिवेशन यहां भी हुए हैं। और ज्यादातर क्रांतियां भी आप देखिएगा तो कहां से हुई हैं? यूपी से नहीं हुई, ज्यादातर क्रांतियां कलकत्ता से हुई हैं। क्रांति के पुराने मतलब आधुनिक इतिहास में, मॉडर्न हिस्ट्री में आप पढ़ेंगे तो ज्यादातर क्रांतियों की शुरुआत जो हुई है कहां हुई है? कलकत्ता में हुई है, समझ रहे हैं कि नहीं? और हमको लगता है फिर क्रांति होने वाली है कलकत्ता से, पश्चिम बंगाल से, समझ रहे हैं कि नहीं? चलिए आगे देखिएगा, समझने वाले समझ गए। 1917 में कलकत्ता अधिवेशन हुआ था। कहां हुआ था भैया? कलकत्ता अधिवेशन, ठीक है ना। 1917 में कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्ष कौन बनाए गए बच्चे? एनी बेसेंट बनाई गई थी। इसकी अध्यक्ष कौन बनाई गई थी? एनी बेसेंट बनाई गई, एनी बेसेंट बनाई गई। और बच्चे ध्यान रखना, पहली महिला अध्यक्ष बनी थी, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, कांग्रेस की क्या बनाई गई थी? पहली महिला अध्यक्ष, ठीक है ना, पहली महिला अध्यक्ष, पहली महिला अध्यक्ष, ठीक है ना। पहली महिला क्या बनी थी बच्चे? अध्यक्ष बनी थी, किसकी? कांग्रेस की। पहली महिला अध्यक्ष बनाई गई थी, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? पहली महिला अध्यक्ष बनाई गई थी। अच्छा, और बात करते बच्चे, ध्यान से यहां समझिएगा, और ध्यान समझिएगा, और कुछ बात कर ले हम लोग, ठीक है ना। और बच्चे अगर हम लोग बात कर ले यहां पर, ध्यान समझिएगा, 17 हो गया। अब 17 के बाद आपको पढ़ना कौन सा? 24 वाला पढ़ना है। कौन सा पढ़ना है? 24 वाला पढ़ना है। अब थोड़ा सा भाई इसमें हम इरेज करेंगे चीजें, ठीक है ना, कुछ चीजें इरेज करेंगे, आप लोग समझ लीजिएगा। ये वाला इरेज कर रहे हैं मैटर, ठीक है, ये वाला मैटर इरेज कर रहे हैं, ये आप समझिएगा, क्योंकि इतना आप लोग लिख लिए होंगे, जिसने नहीं लिखा होगा वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा, ठीक है। देखिए बच्चे, सुनिए मेरी बात ध्यान से। अगला बच्चे आएगा 1924 का अधिवेशन। कौन सा? 1924 का बेलगांव अधिवेशन। कौन सा? बेलगाम अधिवेशन, ठीक है ना, बेलगाम अधिवेशन, जिसमें गांधी जी क्या बनाए गए? अध्यक्ष। महात्मा गांधी क्या बनाए गए? महात्मा गांधी अध्यक्ष बनाए गए। क्या बनाए गए? अध्यक्ष बनाए गए। महात्मा गांधी अध्यक्ष बनाए गए। और ये एकमात्र अधिवेशन था जिसमें महात्मा गांधी क्या बनाए गए थे? अध्यक्ष बनाए गए थे। एकमात्र अधिवेशन था जिसमें कौन? गांधी जी अध्यक्ष बनाए गए थे, ठीक है, एकमात्र अधिवेशन था।
1924 में। अगला बच्चे ध्यान रखें 1925 में अधिवेशन हुआ था। 1925 में अधिवेशन हुआ था कहां पे? कानपुर में अधिवेशन हुआ था, ठीक ना, कानपुर में अधिवेशन हुआ था। जिसके अध्यक्ष कौन बनाया बनाई गई थी? तो ध्यान रखना सरोजिनी नायडू बनाई गई थी। कौन बनाई गई थी? सरोजिनी नायडू बनाई गई थी। सरोजिनी नायडू बनाई गई थी, ठीक ना, सरोजिनी नायडू। और ध्यान रखना पहली भारतीय कांग्रेस अध्यक्ष, पहली भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष, ठीक ना। तो यहां लिख देता हूं प्रथम, ठीक ना, ऐसा लिख दो फर्स्ट, ठीक ना, फर्स्ट भारतीय महिला, ठीक ना, अध्यक्ष, ठीक ना, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष। पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनाई गई थी? सरोजिनी नायडू बनाई गई थी। अब इसके बाद बच्चे पढ़ना है आपको 1929 का अधिवेशन, ठीक ना, कौन सा पढ़ना है? 1929। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट अधिवेशन है 1929 का। किसी से सवाल आए ना आए कांग्रेस के अधिवेशन से 1929 का सवाल जरूर टपकता है, ठीक ना। जिसके अध्यक्ष कौन बनाए गए थे भैया? पंडित जवाहरलाल नेहरू बनाए गए थे, ठीक ना, जवाहरलाल नेहरू दिख रहा हूं, जवाहरलाल नेहरू, ठीक ना, नेहरू इसके अध्यक्ष बनाए गए थे। जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष बनाए गए थे, ठीक ना। और हुआ क्या था भैया? इसमें स्वराज प्रस्ताव पेश किया गया, स्वराज प्रस्ताव पेश किया गया था। और किसने पेश किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्वराज प्रस्ताव पेश किया था, ठीक है ना। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किस अधिवेशन में स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था? स्वराज अधिवेशन, मतलब स्वराज प्रयोग किया गया था, स्वराज, पूर्ण स्वराज का। बच्चे यहां पे लिखिएगा पूर्ण स्वराज का, ठीक ना, पूर्ण स्वराज का। अभी तक क्या चल रहा था? अभी तक स्वायत्ता का अधिवेशन चल रहा था। मतलब ये समझिए अभी तक जो मांग हो रही थी 1929 से पहले पहले, वो मांग स्वायत्ता की हो रही थी कि केंद्र में आप रहिए, राज्य हमको दे दीजिए। लेकिन 1929 के बाद क्या हो गया? पूर्ण स्वराज का। ऐसा है तुम वहां से भी निकलो, अब नीचे भी हमें चाहिए, ऊपर भी हमें चाहिए। समझ रहे हैं कि नहीं? अब दोनों की मांग शुरू हो गई थी इस अधिवेशन के बाद से भारतीयों को, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। वेरी गुड। इसके बाद बढ़ते हैं भैया हम लोग किसमें, ठीक ना, 1931 पढ़ते हैं, ठीक है। 1931 का जो अधिवेशन हुआ था बच्चे ध्यान रखिएगा, 1931 का अधिवेशन कहां हुआ था भैया? ये कराची में हुआ था। 1900 अधिवेशन कराची में हुआ था, ठीक है ना, कराची में हुआ था। इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल अध्यक्ष बनाए गए थे। कौन बनाए गए थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल अध्यक्ष बनाए गए थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अच्छा आप लोग बताइए, वल्लभ भाई पटेल जी को सरदार की उपाधि किस जगह मिली थी? बारदौली सत्याग्रह में महिलाओं ने दिया था। 1928-29 के आसपास इन्होंने अधिवेशन किया था, मतलब एक सत्याग्रह किया था, जिसके दौरान महिलाओं ने, मतलब इनको बारदौली की महिलाओं ने क्या दिया था? सरदार की उपाधि दी थी, क्योंकि उन्होंने वो जो आंदोलन किया था सफल आंदोलन रहा था, ठीक है भैया। इस अधिवेशन में क्या हुआ था? इस अधिवेशन में मौलिक अधिकार तथा आर्थिक जो नियम थे उनका प्रस्ताव पारित कराया था इन्होंने, ठीक ना, मौलिक अधिकार एवं आर्थिक नियमों का प्रस्ताव पारित कराया था। अच्छा पहली बार मौलिक अधिकारों की मांग किसने की थी? आपको पता है, नेहरू रिपोर्ट, मोतीलाल नेहरू ने रिपोर्ट पेश की थी। मोतीलाल नेहरू ने एक रिपोर्ट पेश की थी 1928-30 में पेश किया था। 29 में उन्होंने चैलेंज स्वीकार किया, 30 में उन्होंने पेश किया था नेहरू रिपोर्ट। उस नेहरू रिपोर्ट में उन्होंने पहली बार मौलिक अधिकार की मांग की थी, ठीक ना। और इसको कांग्रेस का अधिवेशन में कब लाया गया? तो 1931 के अधिवेशन में लाया गया। कब लाया गया? 1931 के अधिवेशन में। बच्चे ध्यान रखिएगा, वेरी मोस्ट फैक्ट है, एकदम समझ लो जो भी आप कहना चाहो। परमाणु बम वाले, ब्रह्मास्त्र वाले, एकदम बेहतरीन वाले पॉइंट बता रहा हूं, सवाल टपकेंगे यहाँ से पक्का है, ठीक है भाई। 1929 में, ठीक है बच्चे। तो कराची अधिवेशन में सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष थे बच्चे, ठीक है। आगे बढ़े भाई, अभी भी थोड़ा कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी हम लोग चलते हैं कौन सा आगे, अभी इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सीधा 37 का अधिवेशन। अच्छा हम बोल दे रहे हैं, कुछ आप लोग समझ लीजिएगा। 37 में जो अधिवेशन हुआ था बच्चे, वो कहां हुआ था भैया? 37 में जो अधिवेशन हुआ था बच्चे, वो हुआ था फैजपुरा में, ठीक है ना बच्चे। कहां हुआ था? फैजपुरा में। फैजपुरा में अधिवेशन हुआ था, जिसके अध्यक्ष कौन थे भैया? जवाहरलाल नेहरू थे। जिसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है ना। उसके बाद एक और अधिवेशन आपको पढ़ना है। इस अधिवेशन में क्या हुआ था? अच्छा फैजपुर की बात यह थी कि यह अधिवेशन जो हुआ था, पहली बार किसी गांव में अधिवेशन हुआ था। ऐसे शहरों में होता है, जैसे रायबरेली सिटी हो गया अपना, है ना, लखनऊ हो गया, इस तरह के बड़े बड़े शहरों में, कलकत्ता हो गया, है ना, बड़े बड़े शहरों में होता था। लेकिन फैजपुर एक गांव था, गांव में पहली बार अधिवेशन हुआ था 1937 में, ठीक है। उसके बाद भैया ध्यान रखिएगा 1938 का अधिवेशन। कौन सा? 1938 का अधिवेशन, जिसे हरिपुरा अधिवेशन भी कहते हैं। कौन सा? हरिपुरा अधिवेशन कहते हैं, ठीक ना। हरिपुरा अधिवेशन भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक ना। हरिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? सुभाष चंद्र बोस साहब बनाए गए थे। कौन बनाए गए थे? सुभाष चंद्र बोस साहब बनाए गए थे, ठीक है ना। इसके बाद आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना, राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया गया था। 1939 का अधिवेशन पढ़ेंगे। कौन सा पढ़ेंगे? त्रिपुरी
त्रिपुरी में हुआ था। 1939 में कहां हुआ था? त्रिपुरी में अधिवेशन हुआ था। और त्रिपुरी की विशेषता थी जिसको त्रिपुरी संकट के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यहां पे पहली बार कांग्रेस में चुनाव के आधार पर क्या किया गया? मत देकर के चुनाव के माध्यम से अध्यक्ष बनाया गया था। अभी तक सर्वसम्मति से बनाया जा रहा था, ठीक ना। लेकिन 1939 में त्रिपुरी में क्या हुआ? पहली बार कांग्रेस का अध्यक्ष कैसे बनाया गया था? मतदान से बनाया गया था। कारण यह था कि गांधी जी के जो इसमें वो थे कैंडिडेट थे, गांधी जी किसी और को बनाना चाह रहे थे और लोग किसी और को बनाना चाहते, लोग सुभाष चंद्र बोस को पुनः बनाना चाह रहे थे। और गांधी जी जो है क्या नाम है उनका? नहीं, मौलाना अबुल कलाम को नहीं था। गांधी जी किसी और को बनाना चाह रहे थे, बड़ा अच्छा नाम था, देखो नाम नहीं ध्यान आ रहा है। रमैया सीता पट्टाभी सीतारमैया को बनाना चाह रहे। किसको बनाना चाह रहे? पट्टाभी सीतारमैया को बनाना चाह रहे थे बच्चे, ठीक है ना। पट्टाभी सीतारमैया को बनाना चाह रहे थे। अब ध्यान रखिए इसी को लेकर मतभेदों के, तो पहली बार चुनाव के आधार पर, चुनाव में भी सुभाष चंद्र बोस ही जीते थे। तो गांधी जी ने कहा कि अब हम कांग्रेस छोड़ करके जा रहे हैं। तो जिसको देखते हुए गांधी जी का सम्मान करते थे सुभाष चंद्र बोस, उन्होंने कहा नहीं श्रीमान आप मत जाइए, हम ही जा रहे हैं। तो कांग्रेस इसी अधिवेशन के बाद सुभाष चंद्र बोस ने क्या कर दिया? इस्तीफा दे दिया कांग्रेस से, ठीक ना। और वो उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था। जस्ट इसी के बाद उन्होंने 1939-40 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की, मतलब एक नए संस्थान की स्थापना, इसका नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक। और फिर 1943 में वो पहुंचे कहां पे? सिंगापुर, जहां पे उन्होंने क्या किया था? सिंगापुर में उन्होंने क्या किया था? आजाद हिंद फौज को पुनर्गठित किया था। पुनर्गठित किया था क्योंकि आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने किया था? क्या? रास बिहारी बोस ने किया था, ठीक ना। रास बिहारी बोस ने किया था। कैप्टन मोहन सिंह तो उसके सहयोगी थे, समझ रहे हैं। 1943 में उन्होंने क्या किया था? उसे पुनर्गठित किया था। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। तो ये भी एक आपका इतिहास लगभग कंप्लीट हो गया। और भैया इससे बाहर कोई कांग्रेस का अधिवेशन नहीं आएगा दोस्त, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, ठीक है बच्चे। अब इतने कहानी आप लोग देख लीजिए एक बार अच्छे से, ठीक है। चलो नेक्स्ट। पृथ्वी की सबसे बाहरी परत कौन सी बचे? पृथ्वी की पूछा जा रहा है, ठीक है ना। सबसे बाहरी परत तो ध्यान रखिएगा क्रस्ट है बच्चे। कौन सी है? क्रस्ट। क्योंकि कोर सबसे नीचे वाली होती है, मेटल मध्य में होती है। मेटल कहां होती है? मध्य में। और तीन ही इसमें क्या होती है? परत होती है। कितनी परत होती है? 3। तो क्रस्ट होती है पहली परत, जिसे भूपर्पटी कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? भूपर्पटी कहते हैं, ठीक है ना। इसे क्या कहते हैं? भूपर्पटी भी कहते हैं, ठीक है ना। तैयार है? मैग्मा कहां पाया जाता है बच्चे? मैग्मा मेटल में पाया जाता है। मैग्मा कहां पाया जाता है? मेटल में मैग्मा पाया जाता है। आइए अब इसके बारे में कुछ पढ़ते हैं विशेष, ठीक है ना। तैयार है? चलो देखो, आ जाओ भाई साहब अगला। अब यहां पे देखते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना बच्चे। क्या पढ़ते हैं? पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना देखिए, पृथ्वी में कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट बच्चे क्या था आपका? भूपर्पटी, जिसको क्या कहते हैं? क्रस्ट कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? क्रस्ट कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? क्रस्ट कहते हैं। ध्यान रखिएगा, जिसे क्या कहते हैं? क्रस्ट कहते हैं। और विशेषकर ध्यान रखिएगा, यूपी पुलिस और होमगार्ड के लिए फेवरेट सवाल है। होमगार्ड तो मालूम आप लोग पहली बार पेपर देने जा रहे हो, लेकिन यूपी पुलिस में ये फेवरेट सवाल है। और बच्चे यहां से सवाल अभी यूपीएसआई भी पूछा गया है, ठीक ना। और यूपी पुलिस में 2024 में पूछा गया, 18 में भी आया है और 19 वाले पेपर में आया है, ठीक है ना। कोई ऐसा एग्जाम नहीं जहां पे सवाल इससे ना पूछा जाए। यहां तक कि 2021 में जो यूपीएसआई सवाल है, मतलब पेपर हुआ था, उसमें भी सवाल यहां से आए हैं। समझ रहे हैं कि नहीं? मैं आपको ये भी पढ़ाने वाला हूं, साथ साथ में आपको वायुमंडल भी पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। अभी जस्ट बस इसी में, तो मतलब ये अभी आज और कल की, आज कल और क्लास और जो आज की क्लास हुई है, ये रिवीजन क्लास है धांसू वाली। और बाकी अब अगले दिन जो कल आने वाला कल है, उसमें केवल जो मैं यहां लेकर चल रहा हूं ना 500 सीरीज की क्वेश्चन 500 क्वेश्चनों की सीरीज, यही चलेगा आपका अगले दिन से, ठीक है ना। अब अगले दिन से ये थ्योरी वाला काम बंद, अगले दिन से सिर्फ क्वेश्चन आंसर और कुछ जो चीजें उसमें इंपॉर्टेंट है वो एक्सप्लेन की जाएंगी, ठीक है बच्चे। अब उनको रटिए आप लोग। तो भैया पहली प्रॉपर्टी इसकी क्या है? जो आपके पृथ्वी की जो पहला भाग है, इसे क्या कहते हैं? भूपर्पटी। सबसे ऊपरी परत होती है। और बच्चे ध्यान रखिएगा, सबसे ऊपरी परत होती है। ध्यान रखिएगा, सबसे ऊपरी परत होती है बच्चे, ध्यान रखिए, सबसे ऊपरी परत होती है। इसकी मोटाई 5 से 70 किलोमीटर होती है। कितनी होती है? 5 से 70 किलो, कहीं कहीं 5 किलोमीटर, कहीं कहीं 70 किलोमीटर तो मैक्सिमम होती है इसकी। इसमें क्या पाया जाता है बच्चे? इसमें ग्रेनाइट बेसाल्ट की चट्टानें पाई जाती हैं। भूपर्पटी में किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं? तो बेसाल्टिक और
ग्रेनाइट चट्टाने पाई जाती है, विशेष ध्यान रखिए बच्चे। इसमें खनिज कौन कौन से पाए जाते हैं बच्चे? लोहा, तांबा, सोना, मिट्टी, ये सब पाए जाते हैं बच्चे इसमें, ठीक ना। अच्छा एक बात और ध्यान रखिए भैया, इसमें क्या पाया जाता है बच्चे? सियाल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सियाल पाया जाता है। इसमें क्या होता है? सियाल। खनिज कौन कौन सा बच्चे होता है? सियाल खनिज होता है। कौन से होता है? सियाल। सियाल को बच्चे क्या बोलते हैं? सिलिकॉन और एल्युमिनियम। सिलिकॉन और एल्युमिनियम, तो सिलिकॉन और एल्युमिनियम ध्यान रखिएगा। इसमें क्या पाया जाता है? विशेषकर सिलिकॉन और एल्युमिनियम पाया जाता है। सिलिकॉन और एल्युमिनियम, ठीक ना, एल्यूमिनियम पाया जाता है, ठीक ना बच्चे, एल्युमिनियम ध्यान रखिएगा विशेषकर। किसको? सियाल कहते हैं, भू प्रॉपर्टी को। सेकंड आता है बच्चे मेटल। सेकंड कौन सा आता है? मेटल। मेटल बच्चे, मेटल को मेटल ही बोलते हैं। गहराई इसमें कितनी होती है बच्चे? 70 से 2900 किलोमीटर की गहराई होती है, ठीक है ना। सबसे मोटी परत होती है। इसमें क्या पाया जाता है बच्चे? इसमें मैग्मा पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है? मैग्मा, मतलब जो ज्वालामुखी का मैग्मा होता है, लावा होता है, वो किसमें पाया जाता है? मेटल में पाया जाता है, ठीक है बच्चे, जो कि अर्ध द्रव होता है, मतलब थोड़ा सा तरल होता है, ठीक ना। हाँ बच्चे, यहीं से ज्वालामुखी का लावा निकलता है। अच्छा दूसरी बात बच्चे, इस वाले में मेटल वाले में क्या पाया जाता है बच्चे? इसमें सीमा पाई जाती है। इसमें कौन पाई जाती है? सीमा। इसमें कौन पाई जाती है? सीमा पाई जाती है इसमें। इसमें सियाल पाए जाते हैं, इसमें सीमा। इसमें सियार पाए जाते हैं, इसमें सीमा। अब सीमा क्या है? सीमा से हो गया सिलिकॉन, सी से हो गया सिलिकॉन, ठीक ना, कौन हो गया? सिलिकॉन। और एम से हो गया मैग्नीशियम बच्चे, क्या हो गया? मैग्नीशियम, ठीक ना, मैग्नीशियम। तो विशेषकर ये दो धातु ध्यान रखिएगा जो पाई जाती है किसमें? सबसे ज्यादा मेटल में पाई जाती है। तीसरा बच्चे आता है कोर। तीसरा क्या आता है साथी? कोर आता है बच्चे। तीसरा क्या आता है? कोर आता है, ठीक है ना। तीसरा क्या आता है? कोर आता है बच्चे, ठीक। कोर, कोर को सबसे क्या होता है? केंद्रीय भाग होता है। सबसे केंद्रीय भाग इसे कहते हैं, कोर कहते हैं, ठीक ना। सबसे केंद्रीय भाग कौन होता है? कोर होता है। अब इसकी बात करें बच्चे, इसमें क्या होता है? इसकी गहराई 2900 से लेकर के 6371 किलोमीटर तक होती है, ठीक है ना। इसे दो भागों में आता गया, एक बाह्य कोर और एक आंतरिक कोर। जो बाह्य कोर होता है द्रवित होता है, और आंतरिक कोर क्या होता है? ठोस होता है। ये भी पूछा जाता है। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। पृथ्वी का कौन सा भाग है? पृथ्वी का कौन सा भाग है जो ठोस पाया जाता है बच्चे? तो ध्यान रखिए, आंतरिक कोर पाया जाता है। कौन सा? आंतरिक कोर। मतलब एक आंतरिक कोर और एक बाह्य कोर पाया जाता है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। इसमें क्या पाया जाता है? लोहा और निकेल। तो इसे निफे कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? निफे कहते हैं भैया। इसे क्या कहते हैं? निफे। तो निफे से हो गया निकेल, एन से हो गया निकेल, ठीक ना, निकेल हो गया। और एफ से क्या हो गया? फेरस। फेरस मतलब आयरन, ठीक ना। फेरस मतलब आयरन इसमें पाया जाता है। क्या पाया जाता है? आयरन पाया जाता है बच्चे, विशेष का ध्यान रखिएगा, ठीक ना। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र भी यही बनता है। पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र बनता है कहां बनता है? ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगर पूछ लीजिए पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र कहां बनता है, तो क्या बताएंगे भाई आप लोग? कोर में बनता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। क्रस्ट ऊपर, मेटल अंदर, कोर केंद्र में। थोड़ा सा ट्रिक भी आप समझिएगा, यहां से ऐसे थोड़ी लेके आए हैं। आगे बढ़ते हैं भैया, आगे क्या कहा गया है यहां देखिए। बाकी ये सब वही दिया है जो यहाँ पे दिया पढ़ा है मैंने, ठीक है ना। तो इतना ध्यान देने के, क्योंकि देखो भाई समय कम है, इसे लंबे से खींचना है। बाकी पीडीएफ में आप लोग पढ़ लीजिएगा अच्छे से, ठीक है बच्चे, नहीं तो 500 सीरीज नहीं हो पाएंगे, इतना जान लो। लेकिन अगर आप गौर से देखो तो कल से आज तक मैं कम से कम 200 प्लस क्वेश्चन करा चुका हूं, 200 बातें बता चुका हूं, समझ रहे कि नहीं, बस वही 200 क्वेश्चन है। आगे बच्चे, वायुमंडल की परतें बचे, क्या है? वायुमंडल की परतें। आइए देखते हैं यहाँ पे वायुमंडल की, इनके अंग्रेजी नाम भी याद रखिएगा दोस्त। वायुमंडल में कितनी परतें पाई जाती हैं? 5 परतें पाई जाती हैं। कितनी परतें पाई जाती हैं? 5। इनके हिंदी और अंग्रेजी दोनों नाम याद रखिएगा। अभी यूपीएससी में सवाल अंग्रेजी में ही पूछा गया था, समझ रहे हैं कि नहीं। देखिए बेटा, क्षोभ मंडल, सबसे पहला मंडल कौन सा होता है? क्षोभ। इसको आप ऐसा समझ लीजिए, मान लीजिए पृथ्वी है, इस पृथ्वी में सबसे पहला मंडल, दूसरा मंडल, तीसरा मंडल, चौथा मंडल और पांचवा मंडल, ऐसे आप लोग पढ़िएगा, ठीक ना। तो जो पहला मंडल बच्चे क्या है? इसको ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रोपोस्फेयर कहते हैं, ठीक ना, ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। दूसरा मंडल स्ट्रेटोस्फेयर होता है। क्या होता है? स्ट्रेटोस्फेयर होता है, स्ट्रेटोस्फेयर होता है। और तीसरा जो मतलब अगला मंडल होता है मध्य मंडल, इसे मीसोस्फेयर कहते हैं, मीसोस्फेयर कहते हैं, ठीक है ना, मेसोस्फेयर कहते हैं। और इसके आगे वाले क्या कहते हैं? थर्मोस्फेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? थर्मोस्फेयर कहते हैं, ठीक ना, थर्मोस्फेयर कहते हैं, ठीक ना। और उसके बाद अगला मंडल कौन होता है? एक्सोस्फेयर। क्या होता है? एक्सोस्फेयर होता है। कौन सा होता है? एक्सोस्फेयर। मतलब अब हिंदी में अगर हम लोग बात करें, ट्रोपोस्फेयर क्षोभ मंडल, क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल। स्ट्रेटोस्फेयर समताप मंडल, क्या होता है भैया? समताप मंडल। और मीसोस्फेयर मध्य मंडल, ठीक ना, मध्य मंडल। और थर्मोस्फेयर इसे क्या कहते हैं? ताप मंडल। क्या कहते हैं बच्चे? इसे ताप मंडल कहते हैं। और अगला कौन सा होता है? बहिर्मंडल होता है। क्या होता है? बहिर्मंडल। इसे क्या कहते हैं? बहिर। अच्छा बच्चे, ताप मंडल को ही आयन मंडल भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? आयन मंडल। हाँ कंफ्यूज हो ना, आयन मंडल ही से कहते हैं। क्या कहते हैं? आयन मंडल ही कहते हैं, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान समझिएगा, इसके नाम याद रखने की ट्रिक देखो। सबसे पहले क्या मिलेगा? क्षोभ। सबसे पहले क्या मिलेगा? क्षोभ। क्षोभ में ट्रोपोस्फेयर, टेम्पो यहीं तो चलते हैं ना क्षोभ मंडल में, धरती में तो टेम्पो चलते हैं ना। ट्रोपो से क्या हो गया? टेम्पो। ट्रोपो से क्या हो गया? टेम्पो। टेम्पो कहां चलते हैं? धरती में। सबसे पहले क्या मिलेगी? धरती तो मिलेगी,
है बात क्या नहीं? सबसे पहला वायुमंडल धरती मिलेगा, क्षोभ मंडल, और यही बच्चे ध्यान रखें मौसमी क्रियाएं सब कुछ इसी में होता है। बादल इसी में बनते हैं, वर्षा इसी में होती है, मौसमी परिवर्तन सब इसी में होते हैं। मौसम से संबंधित जितने भी कार्य होते हैं सब कहां होते हैं? ट्रोपोस्फीयर में होते हैं, ठीक ना? किसमें होते हैं? ट्रोपोस्फीयर में होते हैं, जिसकी ऊंचाई कितनी होती है? 0 से 12 किलोमीटर होती है। दूसरा बच्चा होता है समताप मंडल। दूसरा कौन सा होता है? समताप मंडल, 12 से 50 किलोमीटर, 12 से 50 किलोमीटर होता है, ठीक ना? इसको स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं। इस भैया इसमें क्या पाई जाती है? ओजोन परत पाई जाती है। क्या पाई जाती है? ओजोन परत। अगर ओजोन परत ना हो तो भाई साहब अल्ट्रा पराबैंगनी किरणें बहुत नुकसान पहुंचा सकती है। समझ रहे हैं कि नहीं? हाँ, यूएन किरणों से रक्षा करती है। कौन सी किरणों से? अल्ट्रा वैगनी किरणों से क्या करती है? रक्षा करती है। अगला बचा था मध्य मंडल। तो समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फीयर, समताप मंडल, स्ट्रेटो। पहले क्या मिला? क्षोभ मंडल में ट्रोपोस्फीयर। टोपी कैसे होती है? स्ट्रेट होती है। टोपी कैसे होती है? स्ट्रेट। ट्रोपोस हो गया टोपी, टोपी क्या मिलेगी? स्ट्रेट। तो पहला हो गया टोपी, दूसरा क्या हो गया? स्ट्रेट, स्ट्रेटोस्फीयर, ठीक है ना? फिर क्या मिलेगा? मीसो। क्या मिलेगा? अब ये दोनों चीजें कहां से मंगाओगे? सीधी टोपी कहां से मंगाओगे? मीसो से। सीधी टोपी कहां से मंगाओगे? मीसो से मंगाओगे ना? तो ये तीसरा क्या मिलेगा? मीसो। अच्छा, मीसो से एक चीज और, एक तरीका और याद रखना, एम एम से हो गया मीसो और एम से हो गया मध्य, मतलब मध्य मीसो, मध्य मीसो, मध्य मीसो। तो मध्य मंडल, मीसोस्फीयर, ठीक है ना? उसका क्या मिलेगा? आयन मंडल। क्या मिलेगा? आयन मंडल। तो इसको कहेंगे थर्मोस्फीयर। क्या कहेंगे? थर्मोस्फीयर। थर्मो का मतलब थर्मामीटर, और थर्मामीटर किसमें काम आता है? थर्मामीटर किसमें आता है? थर्मामीटर किसमें आता है? अभी क्लास ले रहे हैं, बाद में फोन करेंगे, ठीक बेटा? पढ़ा रहे हैं, कोई बात करते हैं, लाइव क्लास ले। देखो बेटा, अगला क्या कहना है भैया? मीसोस्फीयर। क्या होता है बेटा? मीसोस्फीयर। क्या होता है? मीसोस्फीयर, ठीक है भाई, मीसोस्फीयर। थर्मोस्फीयर, थर्मो का मतलब होता है तापमंडल। मीसो सॉरी, थर्मो का थर्मामीटर, थर्मामीटर से ताप मापते हैं कि नहीं मापते हैं? तो इसको ताप मंडल भी कह सकते हो या आयन मंडल भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? आयन मंडल। उसके बाद बचा बहिर्मंडल। बाहर जाना मतलब एग्जिट। बाहर क्या कहते हैं? एग्जिट। बाहर क्या कहते हैं? एग्जिट। तो बाहर, एग्जिट या एक्सो, इसे क्या कहते हैं? एक्सो। क्या कहेंगे? एक्सोस्फीयर। क्या कहेंगे? एक्सोस्फीयर कहेंगे। क्या कहेंगे? एक्सोस्फीयर। अब इनमें क्या होता है भैया? जो मध्य मंडल होता है, मध्य मंडल उल्का पिंड बनते हैं। किसे बनते हैं? उल्का पिंड, ठीक है ना? और यही जलकर क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। ताप मंडल यानी आयन मंडल में क्या होता है बच्चे? आयन मंडल इसे कहते हैं। इसमें रेडियो तरंगे होती है। क्या होती है? जो फोन वगैरह की तरंगे होती है, टीवी वगैरह तरंगे जो होती है ना, ये सब इसी आयन रेडियो तरंगे इसी से जाकर के आयन मंडल से होकर के क्या होती है? वापस आती है, टेलीविजन वगैरह की, ठीक है ना? यहीं से संकेतिक परिवर्तन भी मिलते हैं, ठीक है ना? अच्छा, बहिर्मंडल में क्या होता है? यहाँ उपग्रह पाए जाते हैं, जो उपग्रह छोड़े जाते हैं, सैटेलाइट वगैरह, वो यहीं से होते हैं बच्चे, ठीक है ना? अंतरिक्ष की शुरुआत भी यहीं से होती है। अंतरिक्ष में जो लोग घूमने जाते हैं बस यहीं से घूम करके लौट आते हैं इसी मंडल से। आ रही बात समझ में? कोई दिक्कत इसमें? अब देख भी रहे हैं यहाँ पे, देखिए क्या उपग्रह घूम रहा है, कृत्रिम उपग्रह क्या हो रहा है? घूम रहा है यहाँ पर, ठीक है? और यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे रेडियो तरंगे होकर के वापस आ रही हैं। ये उल्का पिंड बनते हैं यहीं पर और यहीं पे नष्ट हो जाते हैं, ठीक है भाई? आगे बढ़े बेटा, कोई दिक्कत इसमें? समझ में आया कि नहीं है? इसके नाम विशेषकर ध्यान रखिएगा, बहुत बेहतरीन चीज है। यहाँ सवाल पक्का बनेगा, कोई एग्जाम हो, चाहे एसएससी हो चाहे जो भी हो एग्जाम। अगला जो, ठीक ना, देख लीजिए यहाँ पे कुछ बात कहा गया है। क्या कहा गया है? कि क्षोभ समताप मध्य ताप, ठीक ना, बहिर, मतलब क्षोभ समताप मध्य ताप और बहिर्मंडल, ये क्रम है, ठीक है ना? ये क्रम बनाया गया यहाँ पर। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। अब आ जाओ भैया यहाँ पर, बताओ पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर है। कौन सा बेटा है? प्रशांत महासागर है। और प्रशांत महासागर के पास ही भूकंप सबसे ज्यादा आते हैं, ठीक है ना? ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए आगे, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? कुचकल जलप्रपात है बच्चे। कौन सा है? कुचकल जलप्रपात है, ठीक ना? बात करते हैं, भारत में सिलिकॉन वैली किस शहर को कहा जाता है? बेंगलुरु कहते हैं। किसे कहते हैं बेटा? बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली कहते हैं। आपसे कहा जाए, देखो इसका सबसे, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? कुचकल जलप्रपात है। कौन सा है? कुचकल जलप्रपात है, जो कि भैया वराही नदी पर बना हुआ। किस पर बना है? वराही नदी पर, ठीक ना? वराही नदी पर है, कर्नाटक में। कहां है बच्चे? कर्नाटक में। और अगर भैया जोंग जलप्रपात की बात किया जाए तो जोंग जलप्रपात सारावती नदी पर है। किस नदी पर है? सारावती नदी पर है, ठीक ना? किस नदी पर है? सारावती नदी पर है। जोंग जलप्रपात कहां पर है? सारा। इसे गोरसप्पा भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? गोरसप्पा भी कहते हैं। गोरसप्पा जलप्रपात भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? गोलसप्पा जलप्रपात भी कहते हैं। गोलसप्पा जलप्रपात भी कहते हैं। किसे? जोंग जलप्रपात को। धुआंधार आपका कहां है? मध्य प्रदेश में बच्चे। धुआंधार कहां है? मध्य प्रदेश में, नर्मदा नदी पर, ठीक है? समुद्रम कावेरी पर बच्चे। किस पर है? कावेरी नदी पर है, ठीक है? चलो ये चार कम से कम आप लोग याद रखें,
ये चार आप याद रखें, इनमें से सवाल बन सकते हैं आपके, ठीक है ना। पहला कौन सा, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा बच्चे, कुचकल जलप्रपात, कहां है, कर्नाटक में। कर्नाटक में दोनों है, जोंग वाला भी है और कौन सा, कुचकल, ये दोनों कहां है, कर्नाटक में ही है। बस नदी का नाम याद रखिएगा, ये वराही नदी है और ये कौन सी है, शरावती नदी। धुआंधार की बात करें भैया, मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर, शिव समुद्रम वराही नदी पर, सॉरी कावेरी नदी पर है, किस पर है, कावेरी नदी पर। चलिए कर्नाटक में आगे बढ़ते हैं। भारत में सिलिकॉन वैली किसे कहते हैं भैया, तो बेंगलुरु कहते हैं, किसे कहते हैं, बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली कहते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। और जो भारत का मैनचेस्टर वो अहमदाबाद है, हैदराबाद नहीं, अहमदाबाद है बच्चे, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। भारत का पहला उपग्रह, हाँ अभी हम बताइए, भारत का पहला उपग्रह कौन सा बच्चे, आर्यभट्ट। पहला उपग्रह कौन सा है, आर्यभट्ट है, ठीक है ना, पहला उपग्रह। अच्छा कब ये लॉन्च किया गया था, आर्यभट्ट कब लॉन्च किया गया था, 1975 में लॉन्च किया गया था। कब लॉन्च किया गया था, 1975 में। और 1974 में बच्चे पता क्या हुआ था, 1974 में परमाणु परीक्षण हुआ था। क्या हुआ था, परमाणु परीक्षण हुआ था। कहां हुआ था परमाणु परीक्षण, कहां हुआ था, पोखरण राजस्थान में हुआ था। कहां हुआ था, पोखरण राजस्थान में हुआ था, पोखरण राजस्थान, पोखरण राजस्थान में हुआ था, ठीक है ना, राजस्थान में हुआ था, ध्यान रखिए भाई। चलो देखो आगे बढ़ते हैं भैया। अगला क्वेश्चन क्या कहा गया है, भारत का पहला परमाणु परीक्षण आ ही गया, देखो कब हुआ था बच्चे, 1974 में। बढ़ जाए आगे, अगला बताओ भैया, मानव शरीर में आरबीसी का निर्माण कहां होता है, अस्थि मज्जा में होता है। कहां होता है बेटा, अस्थि मज्जा में, ठीक है ना, अस्थि मज्जा में होता है। और मृत कहां होते हैं, प्लीहा में, मृत कहां होते हैं, प्लीहा में, ठीक है ना। आरबीसी का समय कितना होता है, समय 120 दिन होता है। कितना होता है, 120 दिन होता है। ऑक्सीजन ले जाने का काम कौन करते हैं, O2 का परिवहन, O2 का परिवहन कौन करते हैं, O2 का परिवहन कौन करते हैं बच्चे, आरबीसी करते हैं। शरीर में आरबीसी क्या करते हैं, O2 का परिवहन करते हैं। और आरबीसी में क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। एचबी लिखते हैं शॉर्टकट में, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन, जिसके कारण ये क्या होते हैं, लाल होते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। इनका 120 दिन का समय होता है आरबीसी का, ठीक है ना। डब्ल्यूबीसी काम क्या है, डब्ल्यूबीसी का व्हाइट ब्लड कॉर्पस का, ठीक है ना, इनको रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना, ठीक है ना, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना, ठीक है ना, क्षमता इंक्रीज करना। समय होता है इनका 2 से 4 दिन, ठीक है भाई। चलिए आगे देखते हैं। और एक बात ध्यान रखिए, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी आपकी, यकृत है। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, यकृत बच्चे, जिसको लीवर कहते हैं। आगे आ जाओ भैया, क्या कहा गया है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, स्टेप्स है। कौन सी है, स्टेप्स। सबसे बड़ी कौन सी है, फीमर। फीमर क्या बच्चे, बड़ी, ये जांग में पाई जाती है। कहां पाई जाती है, जांग में पाई जाती है। और ये कहां पाई जाती है, कान में पाई जाती है, ठीक है ना, कोई दिक्कत इसमें। अगला, विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग कौन सा बच्चे, विटामिन डी की कमी से होने वाला रिकेट्स होता है। कौन सा रोग होता है, रिकेट्स होता है। स्कर्वी किसके कारण होता है, सी के कारण होता है, ठीक ना। और बेरी बेरी किसके होता है, बी से, B1 से होता है। एनीमिया किससे होता है, ठंड लगने से होता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। ओजोन परत पर, ओजोन परत किस मंडल, देखो यहां सवाल एक बन गया कि नहीं बन गया आपका, आप बता ले जाओगे। ओजोन परत किस मंडल पाई जाती है, सोचो जरा। समताप मंडल पाई जाती है कि नहीं पाई जाती। और समताप मंडल क्या कहते हैं, पहले टोपी फिर क्या, स्टेट, टोपी पहले स्टेट फिर आयन मीसो, ठीक ना। तो क्या हो जाए, स्टेटोस्फीयर, क्या हो जाए बेटा, स्टेटोस्फीयर। टोपो क्या कहते हैं, क्षोभ मंडल, टोपो क्या कहते हैं, क्षोभ मंडल, ठीक ना। और मीसोस्फीयर मध्य मंडल, ठीक ना। आयनोस्फीयर इसके आगे ऊपर, थर्मोस्फीयर क्या कहते हैं, थर्मोस्फीयर, ठीक ना। थर्मोस्फीयर क्या कहते हैं, आयनोस्फीयर, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। अरे इसी को आयनोस्फीयर भी कहते हैं, इसे थर्मोस्फीयर भी कहते हैं। जब ताप मंडल कहते हैं थर्मोस्फीयर, और आयन मंडल को आयनोस्फीयर भी कह देते हैं, ठीक है ना, जब नाम ही देते हैं। अगला भैया, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, बहुत सही, गलत, कोई भी नहीं है। सुनिए मेरी बात ध्यान से, भारत, फिर एक बात सुन लीजिए ध्यान से, ये एक आरटीआई में डाला गया था, 1990 क्या नहीं सॉरी 2009 के आसपास बताया गया। सुनिए मेरी बात ध्यान से, कि भारत की कोई अरे सुनिए मेरी बात, सही बता रहा हूं, भारत में कोई भी आधिकारिक या ऑफिशियली तरीके से सरकार द्वारा घोषित राष्ट्रीय खेल नहीं है। हम लोग लोगों के द्वारा माना गया है कि राष्ट्रीय खेल है ना, आ रहा है ना, हम लोग के द्वारा माना गया क्या राष्ट्रीय खेल है। पारंपरिक तरीके से हम लोग मान गए हमारा खेल हॉकी, लेकिन अब जब पारंपरिक है तो पारंपरिक बात तो देखिए, हॉकी तो भूल चुके हैं लोग। अब क्रिकेट घर घर, दुआरे दुआरे, पिछवाड़े पिछवाड़े, सब जगह क्रिकेट ही हो गया है। तो कुल मिलाकर के पूर्ण रूप से भारत में क्या हो गया है, अगर देखा पारंपरिक तरीके से तो इस समय क्रिकेट चल रहा है। इसलिए भारत सरकार ने कोई घोषित नहीं किया है। आंसर इसका सही क्या हो जाएगा, अच्छे अच्छे लटक जाएंगे इसमें भाई साहब, मैं कह रहा हूं 99.9% लोग क्या हो जाएंगे,
यही लगा के आएंगे जो आपने कहा था हाँ की। हाँ की गलत है इसमें, ठीक है बच्चे, हाँ की नहीं होगा, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चे। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है बच्चे? 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 जून को। अच्छा अभी आगे कुछ है, परेशान ना होइए आगे। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को, ठीक है ना। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है ना, कब मनाया जाता है बेटा? 7 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। आइए अब यहां देखते हैं कुछ, देखिए भाई कुछ दिवस दे रखे हैं यहाँ पर, ठीक है, आगे कुछ दिवस दे रखे हैं, ठीक है भाई, कोई दिक्कत इसमें, समझ में आ रहा है ना। देखिए कुछ राष्ट्रीय दिवस दे रखे हैं, जैसे गणतंत्र दिवस 26 जनवरी, स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त, गांधी जयंती 2 अक्टूबर, बाल दिवस 14 नवंबर, शिक्षक दिवस 5 सितंबर, महिला दिवस 8। अब यहां से यहां तक वाले तो आपको याद होंगे, लेकिन अब थोड़ा, महिला दिवस 8 मार्च, योग दिवस 21 जून, हिंदी दिवस 14 सितंबर, संविधान दिवस 26 नवंबर, राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर, राष्ट्रीय एकता दिवस ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की उसमें जयंती मनाया जाता है, ठीक है ना। अगला बचा अंतर, विश्व जल दिवस 22 मार्च, विश्व जल दिवस 22 मार्च, विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल, विश्व रक्तदान दिवस 14 जून, ठीक है ना, और 2 जून की रोटी भी है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। श्रम दिवस 1 मई, श्रम दिवस 1 मई, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 21 जून, विश्व साक्षरता दिवस 8 सितंबर, 8 सितंबर इसको ध्यान रखिएगा, विश्व साक्षरता दिवस 8 सितंबर, विश्व साक्षरता दिवस 8 सितंबर, विश्व शांति दिवस 21 सितंबर, ठीक ना। विश्व अधिकार दिवस, मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर, यानी मानवाधिकार दिवस भी कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को, ठीक है। अच्छा एक बात और ध्यान रखिएगा, आपसे 10 दिसंबर को नोबेल पुरस्कार भी वितरित किया जाता है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए इतने भी ध्यान रखिएगा, आगे बढ़ते हैं भाई। अब यहां पर कुछ और अंतरराष्ट्रीय दिवस भी हैं, अभी यहाँ पे कुछ और दिवस भी हैं, आप यहां भी देखिएगा। जैसे 12 जनवरी को बच्चे, ठीक है ना, 12 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस, स्वामी विवेकानंद के उपलक्ष्य मतलब जीवनी पर, ठीक है ना, स्वामी विवेकानंद की जयंती पर मनाया जाता है। 15 जनवरी भारतीय सेना दिवस, 15 जनवरी भारतीय सेना दिवस, 23 जनवरी पराक्रम दिवस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जयंती पर, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, 4 फरवरी विश्व कैंसर दिवस, 4 फरवरी कैंसर दिवस, 28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, 28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 8 मार्च अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस, 20 मार्च विश्व खुशहाली दिवस, 20 मार्च खुशहाली दिवस, 20 मार्च खुशहाली दिवस, 22 मार्च विश्व जल दिवस, 22 मार्च विश्व जल दिवस, 7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस, 7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस, 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस, 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस, 22 अप्रैल बेटा पृथ्वी दिवस, 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस, 23 अप्रैल विश्व पुस्तक दिवस, इसको भी ध्यान रखिए, कभी कभी इस तरह के खतरनाक वाले पूछ लेता है। विश्व पुस्तक दिवस 23 अप्रैल, 1 मई अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस, 21 मई आतंकवाद विरोधी दिवस, यह पूछ लेता है कभी कभी, ठीक है ना, आतंकवाद विरोधी। अरे 31 मई ध्यान ही रखिएगा भैया, जितने तंबाकू वाले हैं, ठीक है ना, ये तंबाकू पुड़िया वाले ध्यान रखिएगा, तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? 31 मई को। कब मनाया जाता बेटा? 31 मई को। 5 जून को पर्यावरण दिवस, 21 जून स्वास्थ्य योग दिवस, और 11 जुलाई जनसंख्या दिवस, जनसंख्या दिवस और साक्षरता दिवस, जनसंख्या दिवस और साक्षरता दिवस याद रखिएगा। 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस, 8 सितंबर को साक्षरता दिवस, 8 सितंबर को साक्षरता दिवस, 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस, 14 सितंबर को, 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस, 5 सितंबर को शिक्षक दिवस, शिक्षक दिवस, और बच्चे 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस, कौन सी? विश्व हिंदी दिवस, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस, ठीक है ना। 9 जनवरी को प्रवासी दिवस, भारतीय प्रवासी दिवस मनाते हैं, भारतीय प्रवासी दिवस। 24 अप्रैल को बच्चे ध्यान रखिएगा बालिका दिवस, 24 अप्रैल को बालिका दिवस, और दूसरा उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस, ये ध्यान रखिएगा। 24 अप्रैल नहीं बच्चे, 24 जनवरी है, 24 जनवरी बच्चे, 24 जनवरी को बच्चे बालिका दिवस, और क्या ध्यान रखना? उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस 24 जनवरी को, ठीक है बच्चे, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, चलो अभी 5 मिनट में और कुछ कवर करते हैं हम लोग, देखिए फटाफट। अब बेटा यहाँ पे क्या दे रखे हैं?
फुल फॉर्म्स, ठीक है ना। एक बार जो भी बच्चे ऑनलाइन वाले इसके शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिएगा आप लोग, ठीक है भाई, इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिएगा आप लोग भाई, पढ़ लीजिएगा, समय लग जाएगा हमें याद कराने में। और ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट भैया, जो भी हमें अभी तक सेटों में मिले हैं, एग्जाम में मिले, उन्हीं को हमने यहाँ रखा है, बाकी को नहीं रखा। बाकी है तो बहुत सारे, किताबों में जो भी देखेंगे आपको बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन हमने यहाँ पे वो रखे हैं जो बच्चे हमको किसी न किसी एग्जाम में मिले हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखो क्या कहा गया है, SIT, SIT का क्या होता है फुल फॉर्म, SIT का फुल फॉर्म क्या होता है बच्चे, एक आधी कुछ बता देते हैं। SIT फुल सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट, ठीक है, ये पूछा गया सवाल है, ध्यान रखिएगा आप लोग। इसरो का क्या होता है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। DRDO क्या होता है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। नासा क्या होता है, नेशनल एरोनॉस्टिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेटिव, ठीक ना। सारा क्या होता है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, ठीक ना। एशियन क्या होता है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। नाटो क्या होता है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। यूएनओ क्या होता है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक ना, ये ध्यान रखिए बेटा। यूनिसेफ का क्या होता है, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, ठीक ना। अगला यूनेस्को क्या होता है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अगला WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। IMF का इंटरनेशनल, ठीक ना, IMF का होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक ना, क्या होता है, मॉनेटरी मतलब मनी फंड, ठीक है ना, वित्त फंड। SIT आपने पढ़ाई ऊपर, फिर सैटेलाइट वाला हो ही गया, बार बार क्या उसी को पढ़ो, ठीक है ना, आगे बढ़े, समय कम है। इनसैट का क्या होता है बच्चे, इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम, इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम। अगला PSLV क्या होता है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अगला GSLV ग्रियोस, क्या पढ़ा जाएगा इसको, सरनोसिस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स, ठीक है भाई। तो इतने आपके बच्चे क्या रहेंगे, ध्यान समझिएगा, इतने क्या रहे आपके महत्वपूर्ण हैं, जो कि होमगार्ड और यूपी पुलिस में आ सकते हैं, ठीक है। फुल फॉर्म इनको तो एक बार रट लीजिएगा, अगर इनमें से ना फंसा तो कम से कम ऑप्शन तो काट ले जाओगे भाई साहब, है भाई समझ में कि नहीं। आगे बढ़ते हैं भैया, कुछ और क्वेश्चन है, जल्दी से अब क्वेश्चन कर लेते हैं, अब नहीं बचे कुछ विशेष। देखिए भारत का सबसे पुराना संग्रहालय कौन सा है भैया, सबसे पुराना राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ है बच्चे, कलकत्ता में है। कहाँ है बच्चे, कलकत्ता में। राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ है, कलकत्ता में, ठीक है बच्चे। अगला भैया बात करते हैं, सारनाथ राष्ट्रीय संग्रहालय किसके लिए प्रसिद्ध है, यहां पे ध्यान रखिएगा, अशोक स्तंभ के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, अशोक स्तंभ के लिए प्रसिद्ध है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अगला बच्चे बात करते हैं, अगला बात करते हैं, सलार जंग संग्रहालय कहाँ है भैया, सलार जंग संग्रहालय की बात करते हैं, सराल जंग संग्रहालय की बात करते हैं। बताइए भाई इसका आंसर क्या हो जाएगा फटाफट। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हाँ तो इसका सही आंसर क्या हो जाए भाई, हैदराबाद। इसका क्या हो जाए बेटा, हैदराबाद, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, मथुरा संग्रहालय किस कला के लिए प्रसिद्ध है बच्चे, कुषाण कला के लिए। किसके लिए, कुषाण कला के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला आता भैया वाडीवास का युद्ध कब हुआ था बच्चे, वाडीवास का युद्ध कब हुआ था, 1760 में हुआ था, 1760 में हुआ था। वाडीवास का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था, इसलिए मैंने नहीं पता, यहां बता रहा हूं किसके किसके बीच हुआ था। वाडीवास का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, अंग्रेजों और डचों के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था, अंग्रेजों और डचों के मध्य हुआ था वाडीवास का युद्ध। इसमें डचों को सफाया कर दिया था किसने, अंग्रेजों ने सफाया कर दिया था। निम्नलिखित में से मोटा अनाज कौन कौन से आते भैया, निम्नलिखित में से मोटा अनाज कौन कौन से है, गेहूं चावल। निम्न में से कौन सा मोटा अनाज है, चावल बाजरा गन्ना गेहूं, कौन सा मोटा अनाज है, गेहूं है, ठीक है भाई। अगला
मोटे अनाज का मुख्य लाभ क्या होता है? मोटे अनाज का मुख्य लाभ क्या होता है बच्चे, जल्दी बताइए। पानी अधिक आवश्यकता लेता है, कम पोषण, सूखा रोधी, केवल ठंड में मतलब उगते हैं। क्या है इसका रीजन बताइए? मोटे अनाज से लाभ क्या होता है? सूखा रोधी होता है, मतलब सूखा, अगर कहीं सूखा भी पड़ जाए तब भी फसल लगभग हो जाती है। ये विशेषता होती है बच्चे इसकी, ध्यान रखिएगा। अब यहां बात करते हैं मोटे अनाज की, बात करते हैं किसकी बात करते हैं? मोटे अनाज, ठीक ना। अच्छा रुको एक सेकंड यार, गलती हो गई हमें। यहाँ बच्चे बाजरा था, मोटे अनाज में गेहूं नहीं तो बाजरा आता है बच्चे, ठीक है ना, सॉरी बाजरा आता है, हाँ बाजरा आता है, बड़ा होता है, ठीक है ना। बाजरा क्या होता है? बड़ा होता है, इससे ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से इसका मोटा अनाज में क्या हो जाए? बाजरा आएगा। मोटे अनाज की बात करा, ठीक है भाई। अगला वो खाद्य में आता है, जो गेहूं होता है ना वो खाद्य उत्पादन में आता है, ठीक है ना, खाद्य की फसल में आता है। अगला मोटे अनाज में कौन कौन आते हैं बच्चे? ज्वार आता है, ठीक है ना। कौन आता है बच्चे? ज्वार आता है, बाजरा आता है, ठीक ना। ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, रागी हो गया, कोदो हो गया, कुटकी हो गया, सावा हो गया, कंगनी हो गया, ठीक है ना। अब थोड़ा समय आज कम है, आप लोग इनकी फोटो देख सकते हैं किस पर जाकर के, गूगल पर करके देख लेना, मजा आ जाएगा आपको, ठीक है ना। दिमाग में सेट हो जाएगा, कहने का मतलब ये बच्चे, ठीक है ना। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, विशेष करे आवाज नहीं, विशेषकर 4 ऑप्शन बनाने के लिए तो आप ये ध्यान रखिएगा, 4 ऑप्शन बनाने के लिए 4 याद रखिएगा। कौन कौन से? ज्वार, बाजरा, रागी, कोदो, ठीक है ना। ज्वार, बाजरा, रागी, कोदो, ज्वार, बाजरा, रागी, कोदो, इतने आप लोग ध्यान रखेंगे भाई, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे देखो, महत्व क्या होता है इनका? महत्व, भारत में महत्व क्या है? भारत दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक है किस चीज का? किस चीज का? मोटे अनाज का। मोटे अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? भारत, ठीक ना। सूखा प्रभावित क्षेत्रों में मुख्य फसल क्या होती है? मोटे अनाज की होती है, सूखा प्रभावित, इसलिए वहां बताया था ना सूखा अनाज से प्रभावित होता है। किसानों के लिए बच्चे ध्यान रखिए, किसानों के लिए सस्ती और टिकाऊ खेती कौन होती है? मोटे अनाजों की होती है। बाजरा उत्पादन में विश्व में शीर्ष स्थान कौन है? भारत है, ठीक ना, भारत है। बाजरा उत्पादन में भारत में पहला स्थान किसका है? राजस्थान का। किसका है? राजस्थान का। यहाँ पे दूसरा स्थान किसका है? चीन का है। दूसरा स्थान किसका है? चीन का है, ठीक ना, ध्यान रखिए बच्चे। भारत में राजस्थान, ठीक ना। अगला सप्तऋषि मंडल किसे कहते हैं बच्चे? सप्तऋषि मंडल, ये क्या है सप्तऋषि मंडल? ध्यान रखिए, तारा मंडल बच्चे, क्या है? तारा मंडल है। 7 ऋषियों के नाम पर यहाँ पे 7 ताराओं के नाम रखे गए, ठीक है ना। अगला बटुकेश्वर दत्त किस आंदोलन से जुड़े हुए थे? बटुकेश्वर दत्त किस आंदोलन से जुड़े थे? असहयोग आंदोलन, क्रांतिकारी आंदोलन, नमक सत्याग्रह, भारत छोड़ो। भारत छोड़ो आंदोलन से महात्मा गांधी, नमक सत्याग्रह से महात्मा गांधी, असहयोग आंदोलन से महात्मा गांधी, तो बचा कौन सा? क्रांतिकारी आंदोलन। क्या बचा बच्चे? क्रांतिकारी आंदोलन। बताओ, बढ़िया सवाल मिल रहे हैं कि नहीं? एकदम 1 नंबर के सवाल मिल रहे हैं, ठीक है ना। चलो आगे देखो, बच्चे फटाफट। व्हाई आई एम एन एथिस्ट, ये पुस्तक किसकी है? सवाल कोई ऐसा है जहां से ना पूछा गया और जहां से ना बनाने का प्रयास किया गया है। व्हाई आई एम एन एथिस्ट पुस्तक के लेखक कौन है? भगत सिंह बच्चे। कौन है? भगत सिंह। मन की लहर किसने लिखा है? बिस्मिल ने, राम प्रसाद बिस्मिल ने यहाँ पे लिखे हुए। जेल नोटबुक किसने लिखा है? भगत सिंह ने। ये किताबें याद रखें, पूछ ली जाती है, ठीक है बच्चे। चंद्रशेखर आजाद का संबंध किस संगठन से है? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन से संबंधित है, ठीक है ना। झूठा सच के लेखक कौन है? यशपाल, ठीक ना। झूठा यश के लेखक कौन है? झूठा सच के लेखक कौन है? यशपाल, ठीक ना, ये ध्यान रखिए बच्चे। चलिए यहां तक मैटर था भाई, ठीक है, यहां तक मैटर था। आज की क्लास थोड़ा लंबी हो सकती है, ठीक है ना। क्लास कैसी लगी आप सभी लोग बताइएगा, मेहनत की गई है आपकी क्लास में कि नहीं की गई है ये भी बताइएगा, ठीक है ना। और अगर मेहनत ठीक ठाक रही है तो आप लोग लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और एक बात सभी से कि भैया अगर थोड़ा बहुत पसंद आती हो तो कमेंट जरूर कर दिया करेगा, दे सही गलत जो भी लगे आपको, उचित अनुचित जो भी लगे, प्रतिकूल अनुकूल जो भी आपको लगे, ऐसा कमेंट कुछ कर दिया करें आप, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कल भी तांडव सीरीज जारी रहेगी, ठीक है ना। अब तो सीरीज क्वेश्चनों वाली ही चलेगी, ठीक है बच्चे। जो भी हमें थ्योरिकल लगभग चीजें करानी थी हमने करा दिया है, अब जो चीजें रहेंगी वो थ्योरिकल। कल सुनिए मेरी बात ध्यान से, कल विशेष फोकस होगा इकोनॉमी पर और साइंस पर, ठीक है। कल विशेष फोकस होगा इकोनॉमी और साइंस पर, ठीक।